वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 21 से लेकर 30 तक एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि आज हमारे हर्षैल शिंदे भाई का कमबैक हो गया है। कैसे हो हर्षैल भाई? सच में बहुत दिनों बाद आपको एक्टिव देखकर बहुत अच्छा लगा। हर्षैल भाई ने आज आते ही धमाका कर दिया और 2 बार 40-40 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। भाई, वापस आने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 21 रिस्पॉन्स। लूमियन चुप हो गया। उसकी आंखें हेल्प के लिए रिस्टोर्ड रिक्वेस्ट पर जमी थीं। हालांकि उसने जो जोड़ा था वो जरूरी नहीं कि लेटर का कंटेंट हो। आखिरकार शब्द दूसरे सेंटेंसेस बना सकते थे, जैसे द पीपल अराउंड यूएस नीड हेल्प एज सून एज पॉसिबल, वी आर गेटिंग वियर्डर। वो अपने दिल पर एक भार महसूस किए बिना नहीं रह सका। पास्ट में वो इसे प्रैंक समझकर इग्नोर कर देता, लेकिन कॉर्डू में बहुत सी एबनॉर्मल चीजें हो रही थीं और ये सिर्फ वो थीं जो उसने नोटिस की थीं। मैं दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ नहीं हुआ। रॉन सॉर ने कहा था कि एक नॉर्मल हार्ट और माइंड वाले इंसान को पता होना चाहिए कि डेंजर से कैसे बचें। उन्हें गिरने वाली दीवार के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना माइंड बना लिया। वो कॉर्डू में एक पल भी और रुकने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसे अपनी सिस्टर के साथ निकलना था और उसे ये अभी करना था। एबनॉर्मैलिटी के बारे में ऑफिशियल्स बेशक इसे हैंडल करेंगे। कॉर्डू के विलेजर्स उनकी प्रोटेक्शन में थे और लूमियन के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ड्यूटी या कैपेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा मुझे ड्रीम रूइंस की एक्सप्लोरेशन तेज करनी होगी और एक्सीडेंट से निपटने के लिए कम टाइम में सुपर पावर्स हासिल करने की कोशिश करनी होगी जो यहाँ से जाने पर हो सकते हैं। सिचुएशन की अर्जेंसी ने उसे भर दिया जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। अगर वो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसकी सेफ्टी इंश्योर करना चाहता था तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत थी। वो आखिरी चीज जो चाहता था वो ये थी कि कॉर्डू छोड़ने से पहले फूटने वाली किसी भी एबनॉर्मैलिटीज में वो इम्प्लिकेटेड हो। अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए लूमियन ने सावधानी से अपनी लीवर ब्लू को उसकी ओरिजिनल जगह पर रख दिया। फिर उसने उस पेपर के टुकड़े को उठाया जिस पर पहले वाले शब्द और सेंटेंसेस थे और तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। वो स्टोव के पास गया और पेपर के टुकड़े को भूखी फ्लेम्स में फेंक दिया। एक बार बाहर निकलने के बाद लूमियन ने ओल्ड टावर्न की तरफ सीधे जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा उसने इसे कसकर बंद पाया, जो एक क्लियर इंडिकेशन था कि ओनर और बारटेंडर मॉरिस बेने शायद नरोका के फ्यूनरल में शामिल होने गए थे। फिर भी लूमियन जानता था कि एक पार्ट टाइम होटल के रूप में दिन के दौरान मेहमानों को असुविधा पहुंचाए बिना सारे दरवाजे लॉक करना इम्पॉसिबल था। इसलिए वो एक साइड ट्रेल की तरफ बढ़ा और बैकडोर से अंदर घुस गया। नॉक नॉक नॉक। कोई जवाब नहीं। लूमियन ने फिर कोशिश की, इस बार ज्यादा जोर से। उसने दरवाजे पर मुक्का मारा लेकिन रूम शांत रहा। वो यहाँ नहीं है। लूमियन ने फ्राउन किया। क्या वो नरोका के फ्यूनरल में गई है? बिना एक पल बर्बाद किए वो सीढ़ियों से नीचे भागा और इनसे बाहर निकल गया, कैथीड्रल के बगल में सेमेट्री की तरफ सीधा रास्ता बनाते हुए। रास्ते में वो नरोका के घर से गुजरा जहां दरवाजे पर विदाई देने वाले मॉनर्स बिखर गए थे और प्रोसेशन का इंतजार करने के लिए सेमेट्री की तरफ चले गए थे। लूमियन ने एरिया का सर्वे किया। उसकी आंखें लैंडस्केप को स्कैन कर रही थीं जब तक कि उसने घर से एक फिगर को निकलते हुए नहीं देखा। वो कोई और नहीं बल्कि पॉन्स बेनेट था, पाद्रे का छोटा भाई। क्या? लूमियन का दिल धड़कना भूल गया जब वो पास की बिल्डिंग के सहारे झुक गया, न दिखने की कोशिश करते हुए। क्या डिसीज्ड के घर में एंटर करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन नहीं था क्योंकि ये फैमिली के फॉर्चून्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था? पॉन्स बेनेट नरोका के घर के सामने रुका और अर्नो ऑन्द्रे बूढ़ी औरत के सबसे छोटे बेटे को कुछ फुसफुसाया। एक ब्रीफ एक्सचेंज के बाद पॉन्स बेनेट चला गया, आर्नो को घर लॉक करने और सेमेट्री की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया। नरोका की मौत वाकई थोड़ी अजीब है। लूमियन ने फ्राउन किया और चुपचाप बड़बड़ाया। उसे अब लगा कि शायद नरोका की मौत के लिए आउल को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। ये ज्यादा प्रोबेबल था कि पाद्रे के ग्रुप का इससे कुछ लेना देना है। आउल शायद कॉर्डू में मरे हुए लोगों की सोल्स लेने की अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये बस रास्ते में रुक गया और थोड़ी देर के लिए लूमियन को ऑब्जर्व किया। बेशक लूमियन का एक और भी भयानक गेस था। क्या हो अगर पाद्रे का ग्रुप और आउल कनेक्टेड हो? उनकी पेक्यूलियरिटीज और क्लैंडेस्टाइन एक्टिविटीज को वॉरलॉक के रिमेन से जोड़ा जा सकता है। कॉर्ड्यू से बाहर निकलने से पहले मुझे रायन और कंपनी के साथ अपने थॉट्स शेयर करने का मौका ढूंढना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो ट्रूथ उजागर करेंगे और इशू को एक्सपेडिशियसली खत्म करेंगे। लूमियन ने अपनी नजर हटाई और इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया।
फ्यूनरल के दौरान सॉम्बर और सॉलम दिखने के बावजूद लूमियन ने हर विलेजर पर कड़ी नजर रखी, उनके डिमीनर में कोई भी एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट करने की उम्मीद में। अफसोस, उसकी एफर्ट्स का कोई फल नहीं मिला। फिर भी उसे एक स्नीकिंग सस्पिशन था कि कुछ विलेजर्स ने एक फसाड पहना हुआ था। इसके अलावा वो एनिग्मेटिक वुमन जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था, सेमेट्री में कहीं नहीं मिली। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही शाम उस सेमी सबटरेनियन 2 मंजिला घर पर उतरी, औरोर ने अपने भाई लूमियन पर अपनी आंखें जमाईं और डिमांड की, तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? मुझे देखने दो। लूमियन के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए जब उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। औरोर ने उसका चेहरा स्कैन किया। क्या गांव में किसी जंगली जानवर ने तुम्हारी स्क्रिप्ट चबा ली? नहीं, लूमियन फुसफुसाया, उसकी आवाज धीमी थी। मुझे उन फॉरेनर्स से कुछ पता चला। औरोर की स्माइल फीकी पड़ गई जब उसने सिर हिलाया, उसे जारी रखने का इशारा करते हुए। लूमियन ने रिवील किया कि कैसे रायन और उसका गैंग इधर उधर स्नूप कर रहे थे, एक लेटर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और घर पर लीव्र ब्लू की पेक्यूलियरिटी के बारे में बताया। उसने मैडाम पुआलिस के बारे में अपने सस्पिशंस और लेटर के कंटेंट्स के बारे में बात की, जिसे उसने रिमंड की लीव्र ब्लू का यूज करके अनर्थ किया था। आखिरकार उसने सजेस्ट किया, हमें जल्द से जल्द गांव छोड़ना होगा और डारीज जाना होगा। नहीं बिगौर, हम थोड़ी देर वहीं रहेंगे। औरोर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने 10 सेकंड से ज्यादा लूमियन के सजेशन पर विचार किया। ये वाकई अभी के लिए सबसे अच्छा चॉइस है। हालांकि एक प्रॉब्लम है, अगर हम अचानक कॉर्डू से भागते हैं जब ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो क्या ये हम पर अटेंशन ड्रॉ नहीं करेगा? क्या वे हमें इंटरसेप्ट करेंगे और हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस बनाएंगे? ये ठीक है अगर मैं बियॉन्डर नहीं हूं, लेकिन मैं एक अनऑफिशियल बियॉन्डर हूं। मैं इंक्विजिशन द्वारा कैप्चर कर ली जाऊंगी और क्लेंस कर दी जाऊंगी। लूमियन अपनी गहराई से बाहर था, सीजन्ड वेटरन्स के समुद्र में एक एमेचर। हाथ में जो प्रॉब्लम थी वो एक पहेली थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था, और फिलहाल उसके पास शब्दों की कमी थी। वो आखिरकार हकलाने में कामयाब रहा। तो प्लान क्या है? हम बाहर निकलें और किसी दूसरे शहर, दूसरे देश में छिप जाएं? ओ लूमियन, तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, उसने कहा। वो 3 फॉरेनर्स तुम्हारे सोचने से ज्यादा पावरफुल हैं। अगर सिर्फ एक होता तो मैं उसे ले सकती थी, लेकिन 3? और क्या हो अगर गांव के बाहर एम्बुश हो? शायद वो बस हमारे भागने का इंतजार कर रहे हों। लूमियन स्पीचलेस था। उसे मानना पड़ा, अपनी सिस्टर के मुकाबले वो अभी भी अनुभवहीन था। उसके पास डिटेल पर ध्यान देने का वो सेम लेवल या एक्सपीरियंस नहीं था जो उसके पास था। अपनी सिस्टर को सेफ रखना इस समय उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। औरोर ने अपनी जीभ चटकाई और हंसी। ओ लूमियन, तुम बहुत प्यारे हो। वो फिर से कहना, क्या तुम कहोगे? तुमने वो पहले कितनी बार कहा है, और फिर भी हर बार तुम या तो चुपचाप अपनी हेल्प ऑफर करते हो या उन्हें एक प्रिटेंड वार्निंग देते हो। औरोर ने जारी रखा। वो ट्रिवियल मैटर्स थे, लूमियन ने अपना बचाव किया। हालांकि जिस एब्नॉर्मैलिटी का वो अब सामना कर रहे थे, वो उसकी सिस्टर की सेफ्टी के लिए एक रियल थ्रेट थी। ठीक है, औरोर ने आह भरी, बच्चे के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। चलो डिनर रेडी करते हैं, आज खाना बनाने की तुम्हारी बारी है। लूमियन ने संक्षेप में हुकारा और स्टोव की तरफ बढ़ा। डॉट डॉट डॉट। रात अंधेरी थी, क्रिम्सन मून घने बादलों से ढका हुआ था। लूमियन ने हाथ मुंह धोना खत्म किया और बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक विजिबल चिंता रेंग रही थी। औरोर का रिस्पॉन्स बुरा नहीं था, लेकिन लूमियन चिंतित था कि गांव में एनॉमलीज किसी भी पल फूट सकती हैं जब वे नॉवल वीकली के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हों। लूमियन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डेस्परेट था, और ड्रीम रूइंस में सुपर पावर्स हासिल करना सबसे आसान ऑप्शन लग रहा था। हालांकि वो उस लेडी को पूरा दिन नहीं ढूंढ पाया था और उसके पास कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सजेशंस नहीं थे। उसके पास इसे खुद ट्राई करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। सिचुएशन एक नॉक्ड एरो की तरह थी, फायर होने के लिए रेडी, और लूमियन हेजिटेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बिना हेजिटेशन के लूमियन ने खुद को कंपोज किया और धीरे धीरे नींद में चला गया। तुम बहुत इम्पल्सिव हो, औरोर ने कहा, अपना सिर हिलाते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है। आखिरकार किस यंग मैन के पेट में थोड़ी आग नहीं होती? वो एक पल के लिए रुकी। कल सुबह तुम मेरा एक काम करने जा रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस जाओ और नॉवेल वीकली को टेलीग्राम भेजने में मेरी हेल्प करो। उनसे पूछना कि उनका नेक्स्ट ऑथर सैलून कब होल्ड किया जाएगा। औरोर नॉवेल वीकली के लिए एक बिलव्ड कॉलमनिस्ट थी। केवल एडमिनिस्ट्रेटर और पाद्री के पास टेलीग्राम मशीन थी जो इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए रिजर्व्ड थी। विलेजर्स इसे यूज कर सकते थे, लेकिन वर्ल्ड डी और की कीमत पर। औरोर ने लूमियन की कंफ्यूजन देखी और जल्दी से अपना प्लान एक्सप्लेन किया। नॉवेल वीकली ट्रायर में मेरे काम को प्रमोट करने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन मैंने हमेशा मना किया है, सबसे रीसेंट ऑथर सैलून सहित।
हालांकि अगर मैं उनसे मुझे अभी इनवाइट करने को कहूं तो वे इस मौके पर कूद पड़ेंगे और हमारे ट्रेन टिकट्स भी रीइंबर्स करेंगे। हमारा डिपार्चर ऑर्डिनरी लगेगा और भले ही हम वॉच किए जा रहे हों, हम सस्पेक्ट्स नहीं होंगे। जब समय आएगा तो मैं टेम्परेरीली उन्हें ट्रिक कर सकती हूँ। जब तक हम एब्नॉर्मैलिटी को हमें करप्ट नहीं करने देते, हमारे कॉर्ड्यू से बाहर निकलने के चांसेस हाई हैं। लुमियन ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने कहा। बस कुछ सेकंड्स में लुमियन ने औरोर से एक इंट्रीगिंग सवाल पूछा। औरोर, ग्रांडेसोर, क्या बियॉन्ड द सुपर पावर्स वाले लोगों के लिए एक टर्म है? हाँ, औरोर ने जवाब दिया, आगे इलैबोरेट न करना चुनते हुए। हालांकि औरोर फिर एक स्लाइस स्माइल दी और कहा, तो तुम सच में अपने फ्रेंड्स को अबैंडन करने और कॉर्डू से भागने जा रहे हो? मैंने जरूर वो पार्ट मिस कर दिया जहां ये मेरी प्रॉब्लम है, लुमियन ने जवाब में स्नॉट किया। चैप्टर 22 अरेंजमेंट्स। लुमियन उस दुनिया में जाग गया जो हल्की ग्रे धुंध में लिपटी हुई थी। प्रैक्टिस की हुई आसानी के साथ वो बिस्तर से कूदा और खिड़की की ओर भागा। उसकी नजर उस पहाड़ पर पड़ी, भूरे लाल पत्थरों और लाल भूरी मिट्टी का एक विशाल जानवर जो बियाबान में दिखाई दे रहा था। इसके छोटे आकार के बावजूद सिर्फ 20 या 30 मीटर ऊंचा पहाड़ ऊपर की ओर अंतहीन खिंचता हुआ लग रहा था, जैसे आसमान को ही भेद रहा हो। लुमियन ने खुद को इसका वर्णन करने के लिए माउंटेन पीक शब्द इस्तेमाल करते हुए पाया। इसका असर उस पर इतना गहरा था। इसके विशाल ढांचे के नीचे टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स के रूइंस उस वीरान जंगल को घेरे हुए थे, जो एक के ऊपर एक ढेर थे। शॉटगन चलाने वाले मॉन्स्टर की बनावट को देखते हुए मैं कहूंगा कि ये दौड़ने और कूदने दोनों में बहुत स्किल्ड है। ऐसा भी लगता है कि इसमें कुछ हद तक इंटेलिजेंस है, जो शॉटगन जैसे कॉम्प्लेक्स हथियार को चलाने में सक्षम है। इसमें बहुत मजबूत ट्रैकिंग एबिलिटीज हैं और मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता कि इसमें अरोर की तरह किसी तरह की सुपर पावर्स हैं। जैसे ही लुमियन ने अपना दिमाग फोकस किया, टारगेट की डिटेल सामने आने लगी। उसका शुरुआती फैसला बहुत भयानक था। अगर उसने शॉटगन वाले मॉन्स्टर का सामना करने की कोशिश की तो उसके बचने का चांस केवल 10% था, और अगर उसने अपनी स्पेशल ट्रेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये केवल उसकी मौत को जल्दी लाएगा। उसका मेडिटेशन एक दोधारी तलवार थी। इसने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया, जिससे वो दुश्मन के हल्के से वार के लिए भी कमजोर हो गया। स्नीक अटैक्स और असैसिनेशंस भी सही ऑप्शन नहीं थे। दूसरी पार्टी के पास उसकी हरकतों को ट्रैक करने की अजीब एबिलिटी थी, जिससे चुपके से किए गए किसी भी प्रयास का कोई फायदा नहीं था। साथ ही लुमियन के पास दूर से हमला करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट की कमी थी। एक रिवॉल्वर तो गॉड सेंड होती। पिछले 2 दिनों से लुमियन एक प्लान बनाने के लिए अपना दिमाग खपा रहा था, और आखिरकार एक सॉल्यूशन सामने आया, ट्रैप्स। वो गांव के शिकारियों के साथ पहाड़ों में गहराई तक गया था, जहां उसने ट्रैप सेट करने की कला में महारत हासिल की थी। तब से लुमियन कुछ प्रैक्टिकल जोक्स करने में प्रो बन गया था। लुमियन का शुरुआती प्लान तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का था। उसका आइडिया तेल से भरी एक बड़ी बाल्टी भरने, उसे रस्सी से बांधने और कहीं ऊंची जगह छिपाने का था। जब उसका टारगेट पास आता तो वो रस्सी खींचता, जिससे बाल्टी पलट जाती और अनजान शिकार तेल से भीग जाता। फिर वो एक मशाल जलाता और उन पर फेंक देता। हालांकि थोड़ा विचार करने के बाद उसने ये आइडिया छोड़ दिया। इस आधार पर कि उस क्रिएचर में मजबूत ट्रैकिंग एबिलिटीज थीं, वो जानता था कि उसे उसकी सूंघने की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। तेल की गंध काफी साफ थी, और अगर वो इसे छिपाने के लिए दूसरी तेज गंधों का इस्तेमाल करता तो उसे यकीन नहीं था कि दूसरी पार्टी अलग तरह से रिएक्ट करेगी या नहीं। मॉन्स्टर जंगली कुत्तों की तरह थोड़ी सी भी अबनॉर्मैलिटी को पहचानने में सक्षम हो सकता है। अंत में लुमियन ने एक गहरा गड्ढा खोदने और नीचे खूंटे लगाने का फैसला किया। वह जानता था कि इस प्लान में एक निश्चित समस्या थी। मॉन्स्टर द्वारा दिखाई गई ट्रैकिंग एबिलिटीज के साथ बहुत ज्यादा चांस था कि वो पहले ही अबनॉर्मैलिटी को खोज लेगा और ट्रैप को देख लेगा। लुमियन का रिस्पॉन्स उसके ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाने और उसकी सुरक्षा को कम करने का तरीका ढूंढना था। उसके हथियार उस क्रिएचर से घटिया थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी इंटेलिजेंस उसे भारी पड़ने में मदद कर सकती है। एक इंसान के रूप में उसके पास एक एडवांटेज था, उसका दिमाग। कम से कम हमारी पिछली मुठभेड़ से इसमें कुछ हद तक इंटेलिजेंस है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। लुमियन ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसने इसे खुद को सुरक्षा के झूठे एहसास में नहीं आने दिया। वो ये मानकर प्लान बनाएगा कि क्रिएचर में एक औसत इंसान जैसी सोचने की क्षमता है। पॉन्स बेनेट जैसा कोई नहीं। उस आदमी का आईक्यू पत्थरों के ढेर से भी कम है। अगर उसके गुंडे नहीं होते तो मैं उससे अपने सामने झुकवाता और मुझे डैडी बुलवाता। थोड़ा सोचने के बाद लुमियन ने मॉन्स्टर से अपनी उम्मीदें बढ़ा दी। हाँ, इसे एक अनपढ़ पादरे की तरह समझो। उसने फिर से खिड़की से बाहर देखा। उसकी नजरें उसके आवास और रूइंस के बीच के बियाबान पर टिकी थीं। ये जगह सेफ जोन के करीब थी,
जो इसे उसके ठिकाने के लिए आदर्श जगह बनाती थी। हालांकि वहां कोई कवर नहीं था, जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जो एम्बुश के लिए सही नहीं था। ट्रैप खोदना ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करता हूं, तो दूसरी पार्टी मुझे दूर से देख पाएगी और मुझे गोली मार देगी। उसे मेरे पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। लूमियन बड़बड़ाया, ये सोचते हुए कि क्या ट्रैप सेट करने के लिए रूइंस में घुसने का रिस्क उठाया जाए। उसका प्लान तेजी से आकार ले रहा था, जिसमें एक चीज कंफर्म करनी बाकी थी, गहरा गड्ढा खोदने और नीचे खूंटे लगाने में बहुत समय लगेगा। लूमियन ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि दूसरी पार्टी उसके काम पूरा होने तक इंतजार करेगी। एक पल के विचार के बाद लूमियन ने अपनी बाहें खोली और सूरज को गले लगाओ वाला जेस्चर किया। उसने पहले से कहीं ज्यादा जोश से प्रार्थना की। मेरे गॉड, मेरे फादर, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और उस मॉन्स्टर से निपटने में मेरी मदद करें। प्रेज द सन। दुनिया में ज्यादातर चीजों के लिए 100% निश्चितता नहीं थी। लूमियन ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने बेडरूम से पिचफर्क और कुल्हाड़ी ली और स्टडी की ओर बढ़ा। टारगेट के हथियार को देखते हुए लूमियन जानता था कि उसे अपना प्रोटेक्शन गियर बदलना होगा। उसने अपने सूती कपड़े उतार दिए और रस्सी से अपनी छाती और पीठ पर हार्ड बाउंड किताबें बांध लीं। ये काम चलाऊ पेपर आर्मर था। उसे धुंधला सा याद आया कि उसकी बहन ने उसे अंदरूनी चोटों की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वो अभी उसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेच किया कि किताबों का वजन उसकी लड़ने की क्षमता में बाधा न डाले। फिर उसने अपनी लेदर जैकेट पहनी और अपने ट्रैप के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर गया। थोड़ी देर बाद लूमियन की पकड़ फावड़े और अपनी कमर पर रस्सियों के बंडल पर कसी हुई थी, एक चढ़ने के लिए और दूसरा पेड़ों की शाखाओं को बदलने के लिए रस्सी के जाल बनाने के लिए। उसने गहरी सांस ली, आगे आने वाली चीजों के लिए खुद को तैयार किया और दाहिने हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी पकड़कर दरवाजा खोला। जैसे ही लूमियन पहाड़ के पास पहुंचा, बियाबान में हल्की ग्रे धुंध रेंगने लगी। चोटी अब खून के रंग में रंगी हुई थी। लूमियन ने अजीब सन्नाटे के बीच अपना रास्ता बनाया, रुइंस के किनारे की ओर रेंगते हुए। सावधानी के साथ वो एक तरफ थोड़ी दूर चला और अपने फावड़े, पिचफर्क, रस्सियों और अन्य गियर को एक ढही हुई इमारत के अंधेरे कोने में फेंक दिया। हाथ में केवल अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी लेकर वो उस जगह पर लौटा जहां उसने रुइंस में प्रवेश किया था। चुपचाप और जानबूझकर चलते हुए लूमियन खुद पर ध्यान खींचे बिना रुइंस में गहराई तक रेंगता गया। जब वो आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां 3 चेहरों वाले मॉन्स्टर ने उसे पिछली बार डरा दिया था, तो वो वापस मुड़ने से पहले लगभग 1 मिनट के लिए रुका। आधे रास्ते में उसने चक्कर लगाना शुरू किया, उस ढही हुई इमारत की ओर वापस घूमते हुए जहां उसने अपने टूल्स जमा किए थे। जैसे ही वो पास आया, लूमियन ने इलाके को स्कैन किया, अपना ट्रैप सेट करने के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश की। यहाँ एक अपेक्षाकृत चौड़ी और छोटी दरार है। थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ ये एक बेहतरीन ट्रैप बन जाएगा और मेरा कीमती समय बचाएगा। जहां तक दूसरे की बात है, खैर, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे बस उम्मीद करनी होगी कि मॉन्स्टर मुझे बहुत जल्दी न ढूंढ ले। लूमियन ने अपना फावड़ा और अन्य गियर निकाला, चुनी हुई जगह पर वापस गया और काम पर लग गया। दरार को मॉडिफाई करने के बाद लूमियन ने अपनी कुल्हाड़ी चलाई और लकड़ी का एक दांतेदार टुकड़ा काटा, फिर उसे ट्रैप के बेस में डाल दिया। उसने रस्सी से एक जाल बनाया, उसे मिट्टी से ढकने से पहले ट्रैप के ऊपर डाल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये अपने परिवेश के साथ पूरी तरह से मिल जाए। सब कुछ अपनी जगह पर होने के बाद उसने मॉन्स्टर की नकल करना शुरू कर दिया जो उसे ट्रैक कर रहा था। अगर ये क्रिएचर उतना ही समझदार है जितना मैं सोचता हूँ, तो ये ट्रैप को महसूस करेगा और इससे बच जाएगा, शायद एक ही छलांग में इसे पार कर जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य रूप से इस जगह पर पहुंचेगा। मुझे यहाँ होना होगा ताकि जैसे ही ये आए ये मुझे देख ले। लूमियन ने अपने पैरों से दूरी नापी और अपेक्षाकृत सबूत दीवार पर बसने से पहले अपनी नजर की लाइन की पुष्टि की। वो वहां उकड़ू बैठ गया और अपनी नजर की लाइन कंफर्म की। फिर उसने दूसरा ट्रैप खोदना शुरू किया। ये एक ट्रैप था जिसे विशेष रूप से नॉर्मल इंसानों के लिए डिजाइन किया गया था। लूमियन जानता था कि जब कोई अपने टारगेट को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और आसानी से यह महसूस कर लेता है कि दूसरी पार्टी ने उनके लिए एक ट्रैप बिछाया है, केवल यह पता लगाने के लिए कि दुश्मन पास में ही इंतजार कर रहा है, तो वे शायद घमंडी हो जाएंगे। सफलता की उनकी प्यास उन पर हावी हो जाएगी और वे दूसरे ट्रैप की संभावना को अनदेखा कर देंगे, अपने शिकार पर बेसब्री से झपटेंगे। ये पैदल चलने वाली बुद्धिमत्ता वाले लोगों की एक क्लासिक कमी थी। लूमियन ने बस प्रार्थना की कि मॉन्स्टर के पास इंसान का औसत आईक्यू ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संभावना थी कि वो फंस जाएगा और जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके घर वापस जाने और सेफ जोन में छिपने का बहुत कम मौका था। कॉर्डू की अबनॉर्मेलिटी ने उसे एक खतरनाक विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया था। हर गुजरते पल के साथ लूमियन और भी ज्यादा सतर्क होता गया। भले ही उसने दूसरा ट्रैप सेट कर लिया था,
लेकिन शॉटगन वाले मॉन्स्टर ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। यही बात दूसरे मॉन्स्टर्स के लिए भी सच थी। आखिर में लूमियन ने रिलैक्स होना शुरू किया। अपने फावड़े और अन्य सामान को दूर रखने के बाद वो लंबा खड़ा हो गया, अपनी बाहें चौड़ी फैला दी। प्रेज द सन, वो नए जोश के साथ चिल्लाया। लूमियन दीवार के पीछे सिकुड़ गया और अपने घुटने पर गिर गया। उसकी आंखें पहले ट्रैप पर टिकी थीं। उसके द्वारा लिए गए रास्ते पर नजर की कोई स्पष्ट लाइन नहीं थी, जो उसके रास्ते में आने वाली एक ढही हुई इमारत से बाधित थी। वह वहां इंतजार करता रहा, धैर्यपूर्वक। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। लूमियन अपनी नसों में एड्रेनालाइन पंप महसूस कर सकता था, और ये सनसनी अभूतपूर्व थी। एक आवारा के रूप में लूमियन का सामना दुश्मनों के अपने हिस्से से हुआ था, जो उससे बड़े और ताकतवर थे। लेकिन वे उसे खत्म करने की तलाश में नहीं थे। वे बस उसका खाना, आटा और सोने के लिए एक अच्छी जगह छीनना चाहते थे। भले ही उस हाथापाई में कोई मर जाता, तो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना जाता था। लेकिन अब जिस विरोधी का वो सामना कर रहा था, वो एक भयानक प्राणी था, जो इंसानी कानूनों या नैतिकता का पालन नहीं करता था, और ये लूमियन की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। धिक्कार है, उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हो सकती हैं। अगर उसकी योजना गड़बड़ा गई तो परिणाम लगभग तय था। धक धक धक, लूमियन का दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, और लूमियन कोई अपवाद नहीं था। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। लूमियन ने अपनी नसों को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल रही थी। लूमियन को उम्मीद थी कि मॉन्स्टर जल्दी दिखाई देगा, हालांकि वो उसके आने से डरता था। एक तरफ यह इस स्थिति का त्वरित समाधान ला सकता है, चाहे परिणाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कम से कम वो उतना चिंतित नहीं होगा जितना वो अब था, लगभग टूटने की कगार पर। दूसरी तरफ डर ने उसे कसकर जकड़ लिया था। ये महसूस करते हुए कि वो इस तरह नहीं चल सकता, उसने खुद को याद दिलाया, मैं अपने डर से अरोर पर बोझ नहीं डाल सकता। इसके साथ उसने मेडिटेशन करने की कोशिश की, अपनी सारी ऊर्जा काम पर केंद्रित की। हालांकि ये पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, लूमियन आखिरकार अपने दिमाग में क्रिम्सन सन को रूपरेखा देने में कामयाब रहा। इसके मात्र दृश्य ने उसकी नसों को कुछ हद तक शांत कर दिया। फिर भी वो डर से कांप रहा था। अचानक उसने एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चरवाहा पास के चरागाह से चुपचाप आ रहा हो, नजर से छिपा हुआ। चैप्टर 23, कॉम्बैट इंटेलिजेंस। लूमियन के सेंसेज हाई अलर्ट पर थे। अब जब चीजें आखिरकार हो रही थीं, तो वो पहले जितना डरा हुआ नहीं था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन वो ज्यादा कंट्रोल में महसूस कर रहा था, और उसके हार मान लेने की संभावना कम थी। मुझे 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सब अरोर की वजह से है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। ये पिछले 5 साल एक मुफ्त का खाना, फ्री लंच थे। डरने की क्या बात है? लूमियन खुद से बड़बड़ाया, अपने दांत पीसते हुए और हिम्मत जुटाते हुए। पलक झपकते ही पहले से ही कम रोशनी, जो पहले ट्रैप की सतह को रोशन कर रही थी, और भी फीकी हो गई। एक परछाई वाला फिगर उभरा, जिसने आसमान में घने कोहरे को भेदने वाली रोशनी को रोक दिया। वो फिगर दूर दिखाई दिया, खून जैसी लाल आंखों और चिपचिपे काले बालों वाला एक भारी भरकम जानवर। आधा इंसान और आधा जानवर। वो अपनी पीठ पर एक शॉटगन के साथ तैयार था, किसी भी चीज के लिए रेडी। उसके सामने के घुटने मुड़े हुए थे, जैसे ही उसने अपने सामने की जमीन का सर्वेक्षण किया। एक पल बाद वो जानवर, जिसने डार्क जैकेट और कीचड़ भरी पैंट पहनी थी, ने अपनी कूद की सीमा को कंट्रोल करने के लिए अपनी शॉटगन और जंप को हटा दिया, ताकि वो ट्रैप के ऊपर से छलांग लगा सके और ठोस टूटी हुई जमीन पर लैंड कर सके। उसने अपना चिपचिपा काले बालों वाला सिर घुमाया और हल्की सी हलचल देखी। फिर मॉन्स्टर ने लूमियन को देखा, जिसके चेहरे पर पैनिक वाले एक्सप्रेशन थे, और वो एक दीवार के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। एक धीमी गुर्राहट के साथ जानवर फिर से ऊंचा कूदा और अपने टारगेट पर झपटा। वो उस जगह से थोड़ी दूर लैंड हुआ जहां लूमियन था, ताकि वो खुद को स्थिर करने से पहले उसे मुड़ने और जानलेवा हमला करने से रोक सके। लूमियन ने दीवार के चारों ओर अपना रास्ता टटोला और नजरों से ओझल हो गया। जैसे ही मॉन्स्टर लैंड हुआ, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई, और वो धूल और रस्सी के जाल के साथ एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जो अचानक दिखाई दिया था। धड़ाम! किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज उस वीरान इमारत में गूंज उठी, साथ में एक चूहे जैसी चीख भी सुनाई दी। लूमियन, जिसने खुद को दीवार के पीछे छिपा लिया था, ये नजारा देखकर अपने अंदर दौड़ते हुए रोमांच को दबा नहीं सका। पहला कदम पूरा हो गया था। उसका ज्यादातर डर गायब हो गया। उसने अपनी साइड में रखा पिचफर्क पकड़ा और ट्रैप की तरफ भागा। बिना स्किन वाले मॉन्स्टर की जबरदस्त दृढ़ता ने लूमियन पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा उसके शिकार के पास शॉटगन थी,
इसलिए उसने गहरे गड्ढे के ऊपर खुद को एक्सपोज करने से परहेज किया। इसके बजाय उसने दूर से पिचफर्क को निशाना बनाया और उसे गड्ढे में घोंप दिया। अचानक घटनाक्रम बदला। पिचफर्क नीचे गया और अचानक रुक गया। तुरंत एक तेज ताकत पिचफर्क के जरिए गूंजी, जिसने लूमियन को पूरी ताकत से ट्रैप में खींच लिया। अचानक हुए हमले से लूमियन आगे की तरफ गिर गया। उसने गड्ढे के नीचे जांच करने की परवाह नहीं की। पिचफर्क को छोड़ते हुए वो घूमा और अभी भी खड़ी दीवार की तरफ लपका। बैंग! वो टक्कर लूमियन को किसी मालगाड़ी की तरह लगी, जिससे वो अपने पैरों से गिर गया। खून एक अलग मेटेलिक स्वाद के साथ उसके गले में आ गया। धप की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा और अपने पैरों पर खड़े होने से पहले कुछ बार लुढ़का। उसी पल उसने गहरे गड्ढे से निकलते हुए उस भयानक प्राणी, आधा इंसान आधा जानवर को देखा। उसके हाथ में एक सिंगल बैरल शॉटगन थी। उसका शरीर बुरी तरह से खुला हुआ था, जिससे घावों का एक भयानक प्रदर्शन हो रहा था। गहरा लाल और हल्का पीला लिक्विड का एक घिनौना मिश्रण बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। लूमियन के ट्रैप से बुरी तरह घायल होने के बावजूद प्राणी ने लड़ने की क्षमता नहीं खोई थी। जैसे ही वो गड्ढे में गिरा, वो अपने शरीर को इतना मोड़ने में कामयाब रहा कि एक जानलेवा चोट से बच सके। प्राणी के पैर और हाथ भी अभी काम कर रहे थे, जिससे वो ट्रैप से बाहर निकल पाया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के लूमियन पास के रुइंस की तरफ भागा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उसके दिमाग में एक प्लान था। वो जानता था कि इस बात का चांस है कि ट्रैप मॉन्स्टर को पूरी तरह से बेकार नहीं करेगा और उसे जवाबी हमला करने के लिए काफी ताकत के साथ छोड़ देगा। अगर ट्रैप फेल हो जाता तो लूमियन का बैकअप प्लान एनवायरनमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। वो बिल्ली और चूहे का खेल खेलेगा, समय खरीदेगा ताकि जानवर अपने घावों से मर जाए। जानवर के अपने घावों से मरने का समय, उसका रिएक्शन टाइम और ताकत काफी कम हो जाएगी, और जब मौका मिलेगा तो लूमियन हमला कर सकता था। बैंग! एक और गोली चली। उसके बाद मिट्टी के बिखरने की आवाज आई जहां लूमियन खड़ा था। उसने जल्दी से एक आधी ढही हुई दीवार के पीछे कवर लिया और रुइंस के दूसरी तरफ रेंग कर गया। अचानक उसने हवा में कुछ उड़ने की आवाज सुनी। मॉन्स्टर कूद कर आ गया था। लूमियन तेजी से घूमा और एक गैप के जरिए आधी ढही हुई दीवार के पीछे वापस रेंग गया। उसने ढही हुई इमारतों की खास स्थितियों का पूरा फायदा उठाया, कभी छिपते हुए और दूसरों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, सीधी लड़ाई में शामिल हुए बिना मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए। लुका छिपी लूमियन की खासियत थी, जो उसने पिछले प्रैंक्स के जरिए निखारी थी, जहां उसने मौके पर पिटने से बचने के लिए इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे बिल्ली और चूहे का खेल जारी रहा, लूमियन ने धीरे धीरे पाया कि मॉन्स्टर की दौड़ने की स्पीड, कूदने की ऊंचाई, ताकत और रिएक्शन स्पीड स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। मैं अभी भी इसे हरा नहीं सकता। लूमियन अपनी पिछली जगह पर पीछे हट गया, आधी ढही हुई दीवार का सहारा लेते हुए और तुरंत जवाबी हमला करने की अपनी इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। बैंग! अचानक उसे अपनी पीठ पर एक भारी झटका लगा, जिससे वो आगे की तरफ उड़ गया। उसके पीछे की आधी ढही हुई दीवार और पत्थर लाखों टुकड़ों में फट गए और उसके चारों ओर बरसने लगे जब वो जमीन पर गिरा। मॉन्स्टर ने उसका पीछा नहीं किया था, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से बॉडी स्लैम करना चुना था। पहले से ही कमजोर आधी ढही हुई दीवार उसकी पूरी ताकत का सामना नहीं कर सकी और पूरी तरह से ढह गई। प्राणी के घावों से गहरा लाल खून बह निकला, जो जमीन पर एक भयानक प्रदर्शन में जमा हो गया। अचानक पकड़े जाने के बावजूद लूमियन के रिफ्लेक्सेस तेज थे। वो नुकसान के रास्ते से बाहर लुढ़क गया और मलबे के ढेर के पीछे कवर लिया। बैंग! मॉन्स्टर का शॉटगन ब्लास्ट उसे बाल बाल बचा गया। दीवार से टकराने के बाद मॉन्स्टर ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। वो अपनी कमर पर बंधे कपड़े के थैले के साथ लड़खड़ाया, केवल ये पाने के लिए कि वो खाली है। एक गुर्राहट के साथ उसने शॉटगन को एक तरफ फेंक दिया और लूमियन पर झपटा। लूमियन पहले ही बिल्ली और चूहे का खेल जारी रखने के लिए एक नई छिपने की जगह पर भाग चुका था। बेशक वो इस खेल को हमेशा जारी नहीं रख सकता था। अगर वो बहुत लंबा इंतजार करता तो मॉन्स्टर खिसक सकता था और शोर उसकी तरह के दूसरों को आकर्षित कर सकता था। जैसे ही उसने इलाके का चक्कर लगाया, उसने देखा कि मॉन्स्टर धीमा होता दिख रहा था। यही मौका है। एक त्वरित फैसले के साथ लूमियन ने एक ढही हुई इमारत की ओर भागने का नाटक किया। वहां पहुंचकर वो मजबूती से खड़ा हो गया, अपनी पीठ से अपनी कुल्हाड़ी निकाली और सांस लेने के लिए एक पल लिया। पलक झपकते ही मॉन्स्टर कोने से आया और लूमियन के सामने खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ा। उसने प्राणी की ओर कदम बढ़ाया, अपने शरीर को साइड में घुमाया और अपना कंधा नीचे किया। उसने मॉन्स्टर को बॉडी स्लैम करने का प्लान बनाया, एक चाल जो उसकी बहन ने उसे सिखाई थी,
और फिर उसकी गर्दन पर वार किया। बैम! लूमियन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने शरीर को मॉन्स्टर की छाती के खिलाफ झुकाया, लेकिन प्राणी हिला तक नहीं। लूमियन उसके न झुकने वाले रवैये से हैरान था। उसने जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर एक मोटी दीवार की तरह बना रहा। क्या? लूमियन का दिल बैठ गया और वो पीछे उछला। वो जमीन पर कूदने और मॉन्स्टर की अटैक रेंज से बचने की कोशिश करने ही वाला था। पलक झपकते ही मॉन्स्टर ने आगे छलांग लगाई और लूमियन की गर्दन को मौत की पकड़ में जकड़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे चलने में कोई परेशानी हो रही है। लूमियन सदमे में हांफने लगा जब उसे हवा में उठाया गया। उसकी गर्दन दर्द से धड़क रही थी। स्क्रैब्लू, मुझे धोखा दिया गया है, वो चिल्लाया। उसका दिमाग चकरा रहा था। एक चरमराती आवाज हवा में गूंजी और दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी, जिससे उसका सिर चकरा गया। उसकी कुल्हाड़ी अपने टारगेट से चूक गई थी और अब साइड में गिर गई थी। लूमियन को आखिरकार एहसास हुआ कि मॉन्स्टर ने उसे मात दे दी है। मुश्किल हालात में होने के बावजूद प्राणी में लड़ने की काफी ताकत थी। उसने चालाकी से कमजोरी का नाटक किया था, उसे छिपा रहने के बजाय हमला करने के लिए लुभाया था। लूमियन ने उसकी कॉम्बैट इंटेलिजेंस को कम करके आंका था और अब उसने खुद को एक हताश स्थिति में पाया। मॉन्स्टर स्पष्ट रूप से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जैसा कि लूमियन की गर्दन तोड़ने में उसकी असमर्थता से साबित हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। प्राणी के पास अभी भी काम खत्म करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची थी। जैसे ही उसकी गर्दन टूटने वाली थी और उसकी सांसें उखड़ने लगीं, लूमियन को लगा कि उसका दिमाग सुन्न होने लगा है। ब्लैंक! जैसे ही लूमियन मौत के कगार पर लड़खड़ाया, उस लेडी के शब्द अचानक उसके दिमाग में फिर से गूंज उठे। वो चाहती थी कि वो उसका इस्तेमाल करे, जो ड्रीम में उसके बारे में खास है। स्पेशल ट्रेट? उसके विचार लगभग खाली थे और इसलिए उसने जल्दी से मेडिटेशन करने का मौका जब्त कर लिया। लाल सूरज तुरंत उसके दिमाग में दिखाई दिया। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए मेडिटेशन के पिछले प्रयास के विपरीत, जहां सूरज बनते ही गायब हो गया था, इस बार उसने इसे अस्तित्व में रखने पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक ऊपर से एक आवाज अनंत रूप से ऊंची उसकी खोपड़ी को भेद गई। दर्द असहनीय था और लूमियन को लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से फट सकता है। वो अपनी गर्दन पर मॉन्स्टर की मजबूत पकड़ और इस तथ्य के बारे में भूल गया कि वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। अचानक वो एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वो अजीब आवाज जो उसके मेडिटेशन के साथ थी, गायब हो गई, लेकिन दर्द बना रहा, लगभग असहनीय। वो अपने आसपास का जायजा लेने या अपने शरीर को हुए नुकसान का आकलन करने में भी असमर्थ था। पता नहीं कितने समय बाद मौत के करीब की सनसनी कम हो गई। लूमियन ने अपनी गर्दन चेक करने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और अपना सिर उठाया। जानवर पास ही उकड़ू बैठा था, आधा इंसान और आधा जानवर। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी बाहें उसके सामने फैली हुई थीं। लूमियन ने देखा कि उसके घावों से अभी भी पीले लिक्विड के साथ मिला हुआ खून रिस रहा था और प्राणी का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। इसे क्या हुआ है? क्या ये मेरे द्वारा दिखाए गए स्पेशलनेस से डर गया? उसने अपनी गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाई और मॉन्स्टर की ओर एक कदम बढ़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे जानवर की गर्दन के पिछले हिस्से पर दे मारा। कुल्हाड़ी प्राणी की मांसपेशियों में गहराई तक धंस गई और उसकी हड्डियों पर जाकर रुक गई। लूमियन ने कुल्हाड़ी निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर अपना हमला जारी रखा। मॉन्स्टर की गर्दन पर एक बार, दो बार, तीन बार वार किया। आखिरकार जानवर का सिर एक भयानक छपकी के साथ उसके शरीर से अलग हो गया और साइड में लुढ़क गया। शरीर थोड़ी देर और टिका रहा, मुश्किल से जीवन से चिपका रहा। कोई प्रतिरोध नहीं, बस कंपन। और फिर एक अचानक झटके के साथ लूमियन का शरीर ऐंठ गया। उसके हाथों ने अपनी कसकर पकड़ छोड़ दी, जिससे खून से सनी कुल्हाड़ी एक भयानक आवाज के साथ नीचे फिसल गई। हफ, पफ, हफ। वो आखिरकार अपनी सांस ले सका। चैप्टर 24 गेन्स। लूमियन के पास ज्यादा देर तक रेस्ट करने की लग्जरी नहीं थी। उसे चलते रहना था, इस डर से कि कहीं और मॉन्स्टर्स ना आ जाएं। अपनी सांसें वापस पाने के लिए एक पल रुकने के बाद उसने अपनी गर्दन और पीठ में हो रहे दर्द को सहा और धीरे धीरे मॉन्स्टर की लाश के पास गया। उसने अपने राइट हाथ में कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रखा था, ताकि अगर वो क्रिएचर पूरी तरह से मरा न हो तो वो फिर से हमला कर सके। अपने लेफ्ट हाथ से बॉडी की सावधानी से तलाशी लेने के बाद उसे लिक नाम के 3 कॉपर कॉइन्स और एक खाली कपड़े का बैग मिला। बस इतना ही। लूमियन ने खुद से बड़बड़ाया। वो काफी डिसअपॉइंटेड था कि उसे सुपर पावर से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। अगर इसके लिए नहीं, तो क्या वो इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालता? अगर लूमियन इस सपने में खास नहीं होता, तो वो उस मॉन्स्टर के खाने से ज्यादा और कुछ नहीं होता।
उसने खुद को ऊपर उठाया और शॉटगन वाले मॉन्स्टर के सिर की तरफ देखा, जो लुढ़क कर एक तरफ चला गया था, ये दुआ करते हुए कि वो जो ढूंढ रहा था वो वहां हो। उसी पल मॉन्स्टर की बॉडी पर एक गहरा क्रिम्सन ग्लो दिखाई दिया। वो जुगनुओं की तरह लग रहे थे, जो एक अटूट तरीके से धीरे धीरे एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। लूमियन अविश्वास में उसे घूरता रहा और उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। यह फेनोमेनन पक्का सुपर पावर्स से जुड़ा होना चाहिए। बिना ज्यादा देर किए मॉन्स्टर की छाती पर एक चिपचिपा गहरा लाल सब्सटेंस बन गया और कोई एक्स्ट्रा लाइट के धब्बे दिखाई नहीं दिए। लूमियन सावधानी से नीचे झुका और उस ब्लॉब को पकड़ने की कोशिश की। वो बहुत ही फिसलन भरा था और आखिरकार उसे अपनी हथेली में पकड़ने से पहले वो 2 बार उसके हाथ से फिसल गया। ये काफी हल्का था, फिर भी इसमें एक सर्टेन टेक्सचर और इलास्टिसिटी थी। इसकी सतह कांच की तरह चिकनी महसूस हो रही थी। यह क्या बला है? लूमियन ने खुद से बड़बड़ाया। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि जब मिस्टिकल मामलों की बात आती है तो वो पूरी तरह से अनपढ़ है। दबी हुई फुसफुसाहटों के बीच लूमियन को खून जैसी किसी अजीब और गहरे लाल रंग की चीज की गंध आई। उसकी बेताबी बढ़ी और उसके शरीर पर एक बयां न की जा सकने वाली बुराई ने कब्जा कर लिया। एक पल के लिए वो बस अपनी कुल्हाड़ी उठाना चाहता था और मॉन्स्टर की लाश को तब तक काटना चाहता था जब तक उसके हिंसक जज्बात शांत ना हो जाएं। लेकिन औरोर की सुपर पावर्स का पीछा करने के खतरों के बारे में चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी और उसने तुरंत अपने इस आवेग को रोका। उसने खुद को मॉनिटर करने और हर समय सतर्क रहने के लिए पहले से सावधानी बरती थी और वो अब अपनी गार्ड नीचे नहीं होने देगा। क्या ये मेरे दिमाग पर असर करता है? लूमियन ने उस गहरे लाल ब्लॉब को उस कपड़े के बैग में डाल दिया जो उसे मॉन्स्टर के पास मिला था। जैसे ही उसका उस चीज से कांटेक्ट टूटा, उसे बहुत शांति महसूस हुई, जिससे डेथ मैच की बची हुई एक्साइटमेंट खत्म हो गई। उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था, लेकिन अब वो कंट्रोल में था, जैसा कि उम्मीद थी। लूमियन खुशी से फुसफुसाया जब वो अपने होश में वापस आया। उसने कपड़े के बैग को कसकर बांध दिया और उसे अपनी बेल्ट के बकल से सुरक्षित कर लिया। एक पल सोचने के बाद लूमियन ने कपड़े का बैग निकाला और उसे अपनी लेदर जैकेट की अंदरूनी जेब में सुरक्षित रख लिया। इससे उसे एक तसल्ली मिली और इसे खोने के चांसेस कम हो गए। जैसे ही उसके कपड़ों के बटन खुले, वो किताब जो लूमियन की पीठ पर चिपकी हुई थी, अपना सहारा खो बैठी और जमीन पर गिर गई। वो छेदों से भरी हुई थी और फटी हुई थी, अपनी पुरानी हालत से बहुत दूर। लूमियन ने इसे हायर एजुकेशन एडमिशन के लिए मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स वाली एक्सरसाइज बुक के रूप में पहचाना जो उसकी बहन ओरोर ने उसके लिए तैयार की थी। ये वही किताब थी जिसने शॉटगन के हमले को रोककर उसकी जान बचाई थी। बेशक सिर्फ ये किताब सारे क्रेडिट की हकदार नहीं थी। लूमियन ने एक्सरसाइज बुक उठाई और मॉन्स्टर की बेजान बॉडी के पास वापस गया। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। देखो, नॉलेज वाकई पावर है, उसने कहा, और वो इसे मॉन्स्टर के चेहरे पर फेंकने ही वाला था। लेकिन फिर वो हिचकिचाया, उन अनगिनत घंटों को याद करते हुए जो औरोर ने इसे लिखने में बिताए थे। वो इसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने एक्सरसाइज बुक को अपनी बेल्ट में खोस लिया, मॉन्स्टर की लाश को खींचकर ट्रैप तक ले गया और उसे अंदर फेंक दिया। लूमियन ने तसल्ली के लिए मॉन्स्टर के सिर को भी लात मारी। बैटलफील्ड साफ होने के बाद लूमियन ने अपने औजार इकट्ठा किए, जिसमें खाली शॉटगन, उसका पिच फोर्क और फावड़ा शामिल थे, और वो जंगल में पीछे हट गया। वो चलते हुए अपने कंधे के ऊपर देखता रहा, हमेशा सतर्क। आखिरकार वो वापस अपने घर पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ा और अपने बेडरूम में गया। तब जाकर उसने असल में रिलैक्स किया। वो दर्द जो उसके शरीर को कुतर रहा था, वो साफ बेचैनी और वो भारी थकान सब एक साथ फूट पड़ी। वो रिकवर होने के लिए एक पल लेते हुए बिस्तर पर गिर गया, लेकिन वो अभी सोना नहीं चाहता था। उसे नुकसान का जायजा लेना था। लूमियन ने अपने कपड़े उतारे और वार्डरोब की तरफ गया, फुल बॉडी मिरर में खुद को चेक करते हुए। उसकी गर्दन सूजी हुई थी और उस पर 5 खूनी उंगलियों के निशान एक मनहूस नीले काले रंग में बदल गए थे। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत खरोंचे और कट थे। मेरी कुछ चोटें इंटरनल हैं, ठीक वैसे ही जैसे औरोर ने मुझे चेतावनी दी थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अगली बार आने तक रिकवर हो जाऊंगा? वो लड़ाई पर रिफ्लेक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये एक फेलियर था, लेकिन पूरी तरह से फेलियर नहीं। लड़ाई के पहले हिस्से में उसने खुद की पीठ थपथपाई। उसने न केवल मॉन्स्टर के कम आईक्यू का पूरा इस्तेमाल करके उसे दूसरे ट्रैप में फंसाया, बल्कि उसने अपने ओरिजिनल प्लान को भी पूरी तरह फॉलो किया। ये बिल्ली और चूहे का खेल था और उसने इसे बखूबी निभाया। उसने मॉन्स्टर को उसकी चोटों के सामने सरेंडर करने की कगार तक घसीटा। हालांकि एक्सपीरियंस की कमी उसकी गिरावट का कारण बनी। गड्ढे के नीचे मॉन्स्टर पर भारी पत्थर फेंकने के बजाय उसने उसे पिचफॉर्क से मारना चुना। लड़ाई के दूसरे हिस्से में वो ओवर कॉन्फिडेंट था और उसने मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस को कम करके आंका। उसके अपर्याप्त कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने उसे मॉन्स्टर के ट्रैप में फंसा दिया, जिससे वो लगभग मारा गया।
वो परफॉर्मेंस एक डिजास्टर रही होती। शुक्र है उसकी शुरुआती सफलताओं ने मॉन्स्टर को उसकी लिमिट तक धकेल दिया था और उसने उसे इतनी जल्दी नहीं मारा। इससे उसे अपना मेडिटेशन पूरा करने और अपने स्पेशल ट्रेट को समन करने का मौका मिल गया। इस लड़ाई से पहले लूमियन ने उम्मीद नहीं की थी कि स्पेशल ट्रेट का इतना पावरफुल असर होगा। इसने मॉन्स्टर को बेकाबू डर में डाल दिया, जो हमलों का सामना करने के बावजूद इतना अटूट था। उसे चिंता थी कि स्पेशल ट्रेट को समन करने से आई मौत के करीब वाली स्थिति उसे हमले के लिए कमजोर बना देगी, लेकिन ये स्पेशल और बहुत मजबूत निकला। जैसे ही लूमियन ने आह भरी, उसे एक एहसास हुआ। खंडहर में मॉन्स्टर्स उसके घर से दूर रहते थे और इसे एक सेफ जोन बना दिया था, क्योंकि अंदर कुछ और भी ज्यादा भयानक था। ये उस रहस्यमयी आवाज का मालिक हो सकता है जो उसने तब सुनी थी जब उसने स्पेशल ट्रेट को समन किया था। इस विचार से लूमियन की सांसें अटक गईं। उसके सबकॉन्शियस ने उसे उस भयानक चीज के लिए घर के हर कोने को खोजने का आग्रह किया, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। उस बीइंग को उकसाना, जिसका सामना करने में शॉटगन चलाने वाला मॉन्स्टर भी लाचार था, कोई ऑप्शन नहीं था। अभी के लिए सब कुछ शांत और पीसफुल था और इसे ऐसे ही रखना सबसे अच्छा था। उसे सेफ हाउस की मौजूदा स्थिति को बनाए रखना था और कफन को नहीं हटाना था। हर गुजरता दिन एक दिन था और जहां तक आगे आने वाले खतरों की बात है, समय आने पर वो उनका सामना कर लेगा। तब तक नहीं, जब तक मैं एक बियॉन्डर नहीं बन जाता और अच्छी खासी पावर हासिल नहीं कर लेता। लूमियन ने अपने बाएं हाथ में कपड़े के बैग पर अपनी नजर डाली। जब लूमियन ने मिरर में अपनी चोटों की जांच की, शर्टलेस होने के बावजूद उसने सुपर पावर्स के सोर्स को जाने देने से इनकार कर दिया। उसने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? उसने खुद से पूछा, कपड़े के बैग को खोलते हुए और अंदर उस गहरे लाल ब्लॉब को घूरते हुए। ब्लॉब बैग के तल पर स्थिर पड़ा था। उसका फॉर्म अनस्टेबल था, फिर भी साफ था कि वो जिंदा नहीं है। लूमियन, जो मिस्टिसिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता था, सोच रहा था कि क्या उसे इसे खाना चाहिए, इसके साथ मर्ज होने के लिए कोई रस्म करनी चाहिए, या इसे किसी सीक्रेट एंटिटी को ऑफर करना चाहिए। वो बाद के दो ऑप्शंस केवल हिडन वेल पढ़ने से जानता था। अतीत में उसने केवल एक ही चीज सोची होती, खाओ। लूमियन ने फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं की। उसका इरादा पहले ओल्ड टैवर्न वाली उस रहस्यमयी लेडी से सलाह लेने का था। उसे यकीन था कि वो औरत उसे गहरे लाल स्फीयर की पावर का इस्तेमाल करने और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हासिल करने के बारे में सुराग देगी। लूमियन को लगा कि ऐसा करने के लिए सामने वाली पार्टी के पास कोई वजह थी, बावजूद इसके कि वो नहीं जानती थी कि ये क्या है। अगर चीजें काम नहीं करती तो वो मदद के लिए अपनी बहन पर भरोसा कर सकता था। आराम से कपड़े पहनने के बाद लूमियन ने उस लाल टुकड़े को अपनी कोट की जेब में रखा, उस सारे कैश के साथ जो उसने हासिल किया था। आखिरकार वो बिस्तर पर गिर गया, हिलने डुलने के लिए भी बहुत थका हुआ। उसकी गर्दन, पीठ और शरीर में दर्द के बावजूद उस पर भारी थकान छा गई और उसे तुरंत नींद आ गई। डॉट 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 डॉट। जैसे ही लूमियन ने अपनी आंखें खोलीं, वो सूरज की रोशनी से अंधा हो गया, जो पहले से ही पर्दों को भेदकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। धीरे से उठते हुए उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे सपने में पीटा गया हो। मुझे वाकई बुरी तरह पीटा गया था। सपने की चोटें सच में रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन कमजोरी का एक साफ लेवल है। घूमने की कोशिश करते हुए उसे अपनी मांसपेशियों में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन अंत में राहत मिली कि उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। हालांकि जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लूमियन उस क्रिम्सन ब्लॉब के साथ बाहर निकलने में फेल हो गया। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया, उसकी भौहें कसकर तन गईं। लूमियन को नहीं पता था कि क्या करना है। क्रिम्सन ब्लॉब, एक आइटम जो सुपर पावर्स का वादा करता था, उसके साथ रियलिटी में नहीं आया था। ये उससे अलग था जो ओल्ड टैवर्न वाली रहस्यमयी औरत ने कहा था। लूमियन ने खुद को संभाला, जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने कमरे से निकल गया। जैसे ही वो हॉल में नीचे चला, उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा पूरा खुला था। और आईने के सामने थी, अपने चेहरे पर एक सीरियस लुक के साथ अपने दांत ब्रश कर रही थी। मॉर्निंग, लूमियन ने ग्रीट किया। अब जल्दी नहीं है, तुम देर से उठे हो, और ने अस्पष्टता से बड़बड़ाया। स्प्लैट। उसके सुनहरे बाल, जो एक पॉनीटेल में बंधे थे, झटके से हिले जब उसने अपने मुंह का लिक्विड थूका। वो लूमियन को देखने के लिए मुड़ी। तुमने कल रात क्या गलत किया? वो उल्लू बाहर है। मैं बाहर जाने की हिम्मत कैसे करता? लूमियन ने शांति से जवाब दिया। ये सच है। और ने टॉपिक छोड़ दिया और कहा, याद रखना कि एडमिनिस्ट्रेटर को बाद में टेलीग्राम भेजने के लिए 5 वर्ल्ड डियोर लेकर जाना। लूमियन ने सिर हिलाया। ये कॉर्डू से उनके भागने की चाबी थी, और ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। नाश्ते के बाद लूमियन सीधे विलेज स्क्वायर गया, जहां 2 मंजिला इमारत में एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस था।
ऑफिस पहुंचने पर लूमियन को पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटर बेओस्ट अभी तक नहीं आया था, लेकिन बाकी स्टाफ ने अपना दिन का काम शुरू कर दिया था। लूमियन ने जरूरी फीस दी और तुरंत एक टेलीग्राम भेज दिया। अपना काम खत्म करने के बाद लूमियन मुड़ा और ओल्ड टैवर्न की तरफ चलने लगा। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि रहस्यमयी औरत पहले से ही उठ गई होगी और इधर उधर घूम रही होगी, लेकिन लूमियन अपना समय बिताने के लिए खुश था। सुपर पावर्स की उसकी तलाश एक लंबी रही थी, इसलिए घड़ी पर कुछ और टिक उसे परेशान नहीं कर रहे थे। चैप्टर 25 सीक्वेंसेस एंड पोशंस। लूमियन ओल्ड टैवर्न में टहलता हुआ अंदर गया। उसकी तेज नजरें कम रोशनी वाले कमरे का जायजा ले रही थीं। उसे हैरानी हुई कि वो रहस्यमयी औरत पहले से ही अपने कोने में बैठी थी और एक शानदार नाश्ते का मजा ले रही थी। उसने फिर से अपने कपड़े बदल लिए थे। एक लंबा भूरा प्लीटेड ड्रेस और एक गहरा मखमली हैट पहना था जो हाई सोसाइटी का लग रहा था। इतनी जल्दी? लूमियन ने अपनी तेज धड़कनों को शांत करते हुए उसके टेबल के पास जाकर पूछा। औरत ने ऊपर देखा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। क्या ऐसी संभावना है कि मैं पूरी रात सोई ही नहीं? शायद। लूमियन इस रूटीन को अच्छे से जानता था। उसकी बहन और अक्सर रात भर जागती थी जब डेडलाइंस पास होती थीं। लेकिन इस रहस्यमयी औरत के ऐसा करने की क्या वजह थी? जैसे ही उसने टेबल पर नजर डाली, उसे एक स्वादिष्ट फैलाव दिखा। नट्स के साथ एक क्रीम सूफले, एक मफिन जो बहुत टेस्टी लग रहा था, एक क्रोइसैन, एक कप ब्लैक कॉफी और एक कैट टंग बिस्किट। क्या भूख है? लूमियन ने प्रभावित होकर सोचा। लेकिन कॉर्डू में ऐसा लग्जरियस खाना कैसे मिल सकता है? सिर्फ औरोर या एडमिनिस्ट्रेटर की फैमिली के रसोइये ही ऐसा कुछ बना सकते थे। ये सब डेजर्ट है, लूमियन ने उसके सामने वाली सीट लेते हुए कहा। औरत ने सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन इस बार सीरियस था। इंटेस के डेजर्ट वाकई बुरे नहीं हैं और काफी वैरायटी भी है। अगर मैं रोज नाश्ते में कुछ खाऊं तो भी मुझे रिपीट किए बिना उन्हें खत्म करने में 1 महीना लग जाएगा। उसने कैट टंग बिस्किट को काटते हुए और आनंद में अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। ट्रैवलिंग के उद्देश्यों में से ये एक है। लूमियन ने औरत के बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए इस पल का फायदा उठाया। आप इंटिस से नहीं हैं? उसने पूछा। औरत ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। मैं लोइन से हूं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये जरूरी नहीं है। लोइन के पास टीम मशीनरी, फैक्ट्रियों और एक बड़ी सेना के अलावा ऑफर करने के लिए और क्या था? एक इंटीजन होने के नाते लूमियन उन मजाक उड़ाने वाले शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका जो हर कोई लोइन किंगडम को ताना मारने के लिए इस्तेमाल करता था। रिक्लाइनिंग चेयर्स, मिंट सॉस, फ्राइड फिश और आलू और प्योर स्नेक फ्रूट बियर। लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को हटा दिया और अपना ध्यान काम की बात पर लगाया। मैंने उस शॉटगन वाले मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। औरत ने कॉफी का एक घूंट लिया और मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है। लूमियन को उसकी आंखों से एक अजीब इमोशन महसूस हुआ। वो उस अजीब भावना को दूर नहीं कर सका जो उसने उनकी पिछली बातचीत में महसूस की थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। मजाक और छिपे हुए जज्बातों का एक मिक्स जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। बिना रुके उसने बात आगे बढ़ाई। मुझे उस मॉन्स्टर से एक अबनॉर्मल गहरा लाल ऑब्जेक्ट मिला। इसे पकड़ने से मैं चिड़चिड़ा और दुश्मनी से भर जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें सुपरनैचुरल पावर्स शामिल हैं, लेकिन ये मेरे साथ रियलिटी में नहीं आया, उसने समझाया। औरत ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। इतनी बार अंदर और बाहर जाने के बाद क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि अपनी फिजिकल कंडीशन के अलावा तुम कुछ और नहीं ला सकते? लूमियन हैरान रह गया। क्या आपने नहीं कहा था कि सुपरनैचुरल चीजें बाहर रहती हैं? वो चुप हो गया, ये महसूस करते हुए कि ये उसकी समझ से बाहर था। लूमियन उस शारीरिक बेचैनी को दूर नहीं कर सका जो उसके सपने से बची हुई थी, उन यादों के साथ जो मिटने का नाम नहीं ले रही थीं। काफी सोचने के बाद उसने एक सवाल पूछा। आपका मतलब है कि उस क्रिम्सन ब्लॉब के जरिए सुपरनैचुरल पावर्स हासिल करने और खुद एक बियॉन्डर बनने के बाद उस कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट को जो एक नॉर्मल इंसान से अलग है, रियलिटी में लाया जा सकता है? ये नामुमकिन नहीं है, उसने क्रीम सूफले का स्वाद लेते हुए लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन क्या इसकी वजह से कोरेस्पॉन्डिंग ताकत कमजोर नहीं होगी? लूमियन ने जोर देकर पूछा। उसकी भौहें तन गईं। सपने में मुझे जो चोटें लगीं वो रियलिटी में बहुत हल्की हैं। बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से आई कंडीशंस नहीं बदलेंगी, औरत ने लूमियन की नजरों से नजरें मिलाते हुए समझाया। इसलिए मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बाहर रह जाते हैं। बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लूमियन इस शब्द पर विचार करने लगा। जो कुछ उसकी बहन ने उसे बियॉन्डर्स के बारे में बताया था उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करने से कोई बियॉन्डर बन सकता है, उसने अंदाजा लगाया। और औरत के स्पष्टीकरण के आधार पर उसे अपने सपने की अनोखी प्रकृति के बारे में एक शक हुआ। वो खंडहर, वो असली है? या शायद वो कभी असली था,
लेकिन अब किसी बड़े आदमी के सपने में गहराई में डूब गया है और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। और मेरा सपना, ये एक सीक्रेट रास्ते की तरह है। एक ऐसा रास्ता जो केवल मेरी छाती पर बने सिंबल्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और सीधे उस खंडहर तक जाता है। मेरी थ्योरी के आधार पर सपने में मेरा घर हमारे इंटरेक्शन द्वारा छोड़े गए निशान की तरह है। ये उस जगह का रिफ्लेक्शन है जहां मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं, अपने सबकॉन्शियस में गहराई में। इसलिए ये जंगल या उसके आसपास के खंडहरों जैसा कुछ नहीं दिखता। ये ऐसा है जैसे हम दो अलग अलग दुनिया में हैं, मैं और वो मॉन्स्टर्स। लेकिन वो मॉन्स्टर्स वो अंदर नहीं आ सकते। वो असली खंडहरों में फंसे हुए हैं, जबकि मेरा घर सपने और रियलिटी का मिक्स है। केवल वही लोग जिनके पास स्पेशल सिंबल्स हैं उस कोरेस्पॉन्डिंग बैरियर को पार कर सकते हैं। सिंबल्स केवल मेरे लिए काम करते हैं और वो मुझे रियलिटी में वापस लाने से पहले मेरे शरीर की स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं। जब मैं जागता हूँ तो जो चीजें सुपरनैचुरल में शामिल नहीं हैं वो मिट जाएंगी, लेकिन उनका असर बना रहेगा। मौत भी उसी तरह काम करेगी। इसलिए सपने में मेरे घर पर मेरे लिए कुछ भी डरावना इंतजार नहीं कर रहा होना चाहिए। लेकिन उन सिंबल्स का ओरिजिन और उस भयानक आवाज का सोर्स वो कुछ अंधेरे और भयानक चीज का प्रतीक है। लूमियन चुपचाप बैठा रहा, अपने सामने बैठी औरत को आराम से अपना नाश्ता खाते हुए देख रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लूमियन ने आखिरकार अपने आप को संभालते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे उस गहरे लाल ब्लॉब का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या ये वो बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक है जिसका आपने जिक्र किया था? क्रिटिकल मोमेंट पर वो इज्जत से बात किए बिना नहीं रह सका। औरत ने अपनी कॉफी नीचे रखी और उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें एक पोशन फॉर्मूला दे सकती हूँ, बस उसे फॉलो करो। इस उदार तोहफे ने लूमियन को असहज कर दिया। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? औरत हंसी। क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि ये किस्मत ने तय किया है? नहीं, लूमियन ने अनजाने में मन ही मन जवाब दिया। गांव में असामान्यता, आने वाले तूफान का दबाव और सुपर पावर्स की इच्छा सब लूमियन के चारों ओर घूम रहे थे जो उसे भारी लग रहे थे। उसने अपनी बेचैनी को दबाया और धीमी आवाज में बोला, मैं करता हूं। इस तरह के मौके अक्सर नहीं आते थे और लूमियन जानता था कि उसे निर्णायक रूप से काम करना था। वो हिचकिचाने या दोबारा सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। औरत की मुस्कान चौड़ी हो गई, वो अस्पष्ट इमोशंस जो उसने उसकी आंखों में पहले देखे थे और गहरे हो गए। उसने अपने काले लेडीज पर्स से पोस्ट इट नोट्स का एक ढेर और एक सिल्वर फाउंटेन पेन निकाला और लिखना शुरू किया। आखिरकार वो रुकी और ऊपर वाला नोट फाड़कर उसे दे दिया। लूमियन ने उसे उसके हाथ से छीन लिया और जल्दी से पढ़ा। हंटर पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट, एक हंटर बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स, 80 मिलीलीटर रेड वाइन, एक लाल चेस्टनट का फूल जो एक नमूना हो सकता है या कोरिस्पॉन्डिंग एसेंशियल ऑयल की 10 बूंदों के साथ बदला जा सकता है, 5 ग्राम पॉपुलर पेड़ के पत्ते का पाउडर, 10 ग्राम तुलसी। इस्तेमाल, इसे सीधे पिएं। याद करने से संतुष्ट होकर लूमियन ने सावधानी से नोट को मोड़ दिया और अपनी भूरी जैकेट में रख लिया। यह करने के बाद उसने अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ होकर पूछा, हंटर का क्या मतलब है? सुपरनैचुरल सेंस में हंटर? कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, औरत ने जवाब दिया, अपनी कॉफी का एक कैजुअल घूंट लेते हुए। तुम्हें मिस्टिसिज्म के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो मैं समझाती हूँ। दुनिया में 22 कॉमन पाथवेज हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए तुम्हें कोरिस्पॉन्डिंग बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इंग्रेडिएंट्स हासिल करने होंगे और पोषण तैयार करने होंगे। हर पाथवे में 10 सीक्वेंसेस हैं जो 9 से 0 तक गिने जाते हैं। नंबर जितना कम होगा, लेवल उतना ही ऊंचा होगा और एबिलिटी उतनी ही मजबूत होगी। जो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक तुमने हासिल की है वो रेड प्रीस्ट पाथवे की है। इसका इस्तेमाल केवल कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 9 हंटर पोशन बनाने के लिए किया जा सकता है। लूमियन ने ध्यान से सुना और बोल पड़ा, तो मेरी बहन और किस सीक्वेंस की है? वो द हर्मिट पाथवे की सीक्वेंस 7 वॉरलॉक है। औरत ने ठंडेपन से जवाब दिया। उसने ये नहीं बताया कि वो कैसे जानती है। और पहले से ही सीक्वेंस 7 पर है। ये सच है, उसने कई साल पहले ही सुपरनैचुरल पावर्स हासिल कर ली हैं। पोशन पीने के बाद मैं केवल सीक्वेंस 9 पर रहूंगा। मैं अभी भी उससे काफी दूर हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि जब हम भविष्य में कॉर्डू से भागेंगे तो मैं बोझ नहीं बनूंगा। लूमियन ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं सीधे ऊंची सीक्वेंस के बियॉन्ड पोशंस पी सकता हूँ, या क्या मुझे आज सीक्वेंस 9 और कल सीक्वेंस 8 पीना चाहिए? थ्योरेटिकली हाँ, औरत ने कहा जब लूमियन के चेहरे पर खुशी दिखी। हालांकि ज्यादातर जो कोशिश करते हैं वो मर जाते हैं या मॉन्स्टर बन जाते हैं। 10 मिलियन लोगों में से एक से भी कम सफल होते हैं। मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं? लूमियन घबरा गया। औरत हंसी और बोली, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें ट्रांसेंडेंस के रास्ते के खतरों के बारे में चेतावनी नहीं दी? पोशन पीने के बाद अगर तुम पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते
तो तुम या तो फिजिकल ब्रेकडाउन से मर जाओगे या मॉन्स्टर में बदल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि जिसका तुमने सामना किया वो इंसानी रूप में क्यों था? कोई आश्चर्य नहीं। लूमियन को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी बहन किस खतरे की बात कर रही थी, लेकिन वो इसका सामना करने को तैयार था। क्या इस खतरे को कम करने का कोई तरीका नहीं है? उसने पूछा। जवाब देने से पहले औरत ने एक पल के लिए उसे देखा। है, तुम्हें एक मजबूत इच्छा शक्ति, अच्छी फिजिकल कंडीशन और थोड़ी किस्मत की जरूरत है। बाकी के लिए तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी पहले पोषण पर हो। अच्छी फिजिकल कंडीशन। लूमियन, जिसने वापस जाकर अपनी नींद पूरी करने और बाद में पोषण पीने का प्लान बनाया था, के माथे पर शिकन आ गई। वो अभी भी सपने में गंभीर रूप से घायल था। सामने बैठी औरत ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अपना समय लो, रात होने तक इंतजार करो और अपने सपनों में वापस जाने से पहले अपनी बॉडी को काफी हद तक रिकवर होने दो। लूमियन के दिमाग में सवाल दौड़ने लगे। तो जब तक रियलिटी में मेरा शरीर लगभग ठीक हो जाता है, मेरे सपने की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? किसी को यह जानना होगा कि रियलिटी में उसका शरीर केवल थोड़ा सा दुख रहा था, ये सपने की चोटों से पूरी तरह अलग था। हाँ, औरत ने लूमियन के अनुमान की पुष्टि की। उसने अपनी बात जारी रखी। पोषण और डिवाइन रास्तों के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब तुम एक हंटर बन जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। डिवाइन रास्ते? लूमियन ने हैरानी में पूछा, मुझे अभी क्यों नहीं बताती? औरत हंसी। अगर तुम मर गए या मॉन्स्टर बन गए तो अभी इतना कहने में मेरा समय बर्बाद होगा। लूमियन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लूमियन खड़ा हुआ और जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जाने से पहले उसने एक और बात पूछी। क्या आप गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में जानती हैं? चैप्टर 26, विसल ब्लोइंग। लेडी ने लूमियन के सवाल का जवाब देने से पहले क्रॉसॉन्ट को थोड़ा सा कुतरा। मैं कर सकती हूँ। वो सच में जानती है। लूमियन का दिल उम्मीद से जोर से धड़कने लगा। उसने पूछने से पहले अपने शब्दों पर गौर किया और इज्जत दिखाने के लिए ऑनोरिफिक्स का इस्तेमाल किया। कॉर्डियो की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद लेने के लिए क्या मैं कोई कीमत चुका सकता हूँ? उसके नजरिए से ये रहस्यमयी लेडी उसकी बहन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर वो मदद करने के लिए मान गई तो कॉर्डियो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसे और उसकी बहन को भागने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन उसे चिंता थी कि वो इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। लूमियन को उम्मीद नहीं थी कि वो औरत मदद के लिए मान जाएगी, लेकिन उसे लगा कि कोशिश करना जरूरी है। भले ही वो रिजेक्ट हो जाए, उसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। वो इन बातों का बुरा मानने वालों में से नहीं था। वो औरत उसकी तरफ मुड़ी और शांति से बोली, मैं बेशक यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन इसकी कोरेस्पॉन्डिंग कीमत ये है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, तुम्हारे सहित। अगर तुम बेहतर नतीजा चाहते हो तो तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकते हो। लूमियन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या कॉर्डू की प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो सकती है? उसने मजाक का कोई संकेत ढूंढने के लिए औरत के चेहरे को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो इस बात से हैरान या निराश नहीं था कि उसने मदद करने से मना कर दिया। जिस चीज ने उसे चौंका दिया वो प्रॉब्लम की गंभीरता थी। यह पूरे गांव के विनाश का कारण भी बन सकती थी। वो सिचुएशन से उलझन में और डर गया था। जब वो इसे सॉल्व कर सकती है तो ऐसा क्यों है कि पूरा गांव मर जाएगा, जबकि हम आम लोग और बियॉन्डर्स जो इतने ताकतवर नहीं हैं बेहतर नतीजा लाने में सक्षम हैं? अगर उसे परसों तक नॉवेल वीकली से कोई खबर नहीं मिली तो वो अपनी बहन को तुरंत कॉर्ड्यू छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। वो अब और देरी नहीं कर सकता था, भले ही इसका मतलब बड़ा रिस्क लेना हो। उसे तेजी से एक्ट करना था। प्रॉब्लम क्या है? लूमियन ने जोर दिया। उसकी डिग्निटी कभी प्रायोरिटी नहीं थी। लेडी मुस्कुराई। मेरा तुम्हें बताना और तुम्हारा अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता लगाना बिल्कुल अलग नतीजे देगा। लूमियन ने अनजाने में अपने दांत पीस लिए। वो उसकी हमेशा कुछ न कुछ छिपाने की आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी कारण से उसे औरत की आंखों में वो अजीब फीलिंग महसूस हुई, कुछ ऐसा जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। ठीक है। लूमियन एक पल के लिए रुका, अपने शब्दों को सावधानी से तोलते हुए। क्या आपके पास मैडाम पुआलिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? क्या वो एक वॉरलॉक है? एक बियॉन्डर? औरत ने अपना कॉफी कप अपने होठों तक उठाया और जवाब देने से पहले एक छोटी चुस्की ली। हाँ, वो है। वाकई? लूमियन ने आगे पूछा, कौन सा पाथवे, कौन सा सीक्वेंस? लेडी का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। ये कोई नॉर्मल पाथवे नहीं है। आपका क्या मतलब है कि ये नॉर्मल पाथवे नहीं है? उसने जोर दिया। लेडी मुस्कुराई। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। लूमियन ने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए संघर्ष किया। पहले से ही खड़ा होकर और जाने ही वाला था कि लूमियन को अचानक कुछ जरूरी याद आया।
मैडम, मैं उन सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स को सपने में कैसे ले जा सकता हूँ? सपने के खंडहरों में वो सिर्फ रेड वाइन और तुलसी जैसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ढूंढ सकता था, लेकिन रेड चेस्टनट फ्लावर और पॉपुलर लीफ के लिए उसे उन्हें रियलिटी में कलेक्ट करना होगा। काम नामुमकिन नहीं था और लुमियन ने उन्हें उधार लेने का तरीका पहले ही सोच लिया था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो उन्हें अपने सपने में ट्रांसफर नहीं कर पाया तो सब बेकार हो जाएगा। लेडी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें फिर से थोड़ी मदद करूंगी, फ्री ऑफ चार्ज। रियलिटी में उन चीजों को ढूंढो और सोने से पहले उन्हें अपने बेडरूम में टेबल पर रख देना। मैं उन्हें तुम्हारे सपने में भेजने में तुम्हारी मदद करूंगी। वो उन चीजों को मेरे सपने में भेज सकती है? लुमियन पहले हैरान हुआ, फिर उसे राहत की लहर महसूस हुई। कम से कम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जिसके पास उसकी तरह स्पेशल ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करने की एबिलिटी हो। लुमियन इस फीलिंग को दूर नहीं कर सका कि ड्रीम रूइंस में एंटर करने की उसकी एबिलिटी का उसकी छाती पर बने क्रिप्टिक सिंबल से कुछ लेना देना था। जैसे ही उसने लेडी को जाने से पहले देखा, वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वो उन्हीं निशानों से या उस अजीब और खौफनाक आवाज से जुड़ी थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। लुमियन अभी ओल्ड टैवर्न से निकला ही था और उसका प्लान रेड चेस्टनट फ्लावर और पॉपुलर लीव्स कलेक्ट करने का था। लेकिन जैसे ही वो कोने पर घूमा, उसने रायन, लिया और वैलेंटाइन को टैवर्न के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। उन्होंने अभी भी वही कपड़े और आउटफिट्स पहने हुए थे। लुमियन का दिल जोर से धड़का जब उसने मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मेरी गोभियों। लिया ने अपना सिर घुमाया और खनकती हुई आवाजों के बीच हंसी। तुम भी जल्दी आ गए। लुमियन ने चुपके से एक्ट करने की कोशिश की और दबी हुई आवाज में बोलने से पहले चारों तरफ देखा। मैंने कल कुछ अजीब नोटिस किया। रायन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया जब उसने वैलेंटाइन और लिया के साथ नजरें मिलाईं। क्या बात है? बोलते समय लुमियन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे शक है कि नरोका की मौत एबनॉर्मल है। आप लोग कल उसके अंतिम संस्कार फ्यूनरल में शामिल हुए थे। रायन ने लुमियन को आगे बोलने के लिए एनकरेजिंग लुक दिया और लुमियन ने अपने शकों के साथ आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। मैंने आपको डरीज एरिया के अंतिम संस्कार के रिवाजों के बारे में बताया था, है ना? जब सब लोग कब्रिस्तान सेमेट्री चले गए तो पॉन्स बेनेट बिना मालिक के किसी ऑब्जेक्शन के नरोका के घर में घुस गया। क्या ये उनकी फैमिली के हॉरोस्कोप के इन्फ्लुएंस को बर्बाद करना और कोरिस्पॉन्डिंग गुड लक को छीनना नहीं है? पक्का कुछ गड़बड़ है। पॉन्स बेनेट, पाद्रे का भाई? रायन ने कुछ सेकंड सोचा और पूछा। लुमियन ने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही लुमियन ने पाद्रे के अजीब ग्रुप और कॉर्डू से अपने आने वाले डिपार्चर के बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसे अपने मन की बात कहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस के साथ उसने ऐलान किया, पाद्रे एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लिया ने मुस्कुराकर पूछा। वो लुमियन की पाद्रे की आलोचना से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं रुका। लुमियन ने एक गांव वाले का डिटेल्ड अकाउंट शुरू किया जिसने डरिएगे में चुगली की थी और बाद में गायब हो गया था। उसका फोकस पाद्रे के खिलाफ इल्जामों पर था और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिर में उसने कहा, मैं सच में सवाल उठाता हूँ कि वो चर्च का क्लर्जीमैन कैसे है। एक बार मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत ज्यादा सच माना गया और मुझे टेम्पररी तौर पर कैथेड्रल में छिपना पड़ा। मैं ऑल्टर के पीछे झपकी लेने ही वाला था जब पाद्रे मडाम पुयोलिस के साथ अंदर आया। और मैं आपको बता दूं, वो देवता डीईटी की नजरों के सामने ही गंदा काम कर रहे थे। काम के बाद हुई बातचीत में पाद्रे ने मडाम पुयोलिस से दुख जताते हुए कहा, एक आदमी अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता? मडाम पुयोलिस उसके शब्दों से डर गई और पाद्रे से पछतावा करने की भीख मांगने लगी। हालांकि पाद्रे ने कहा, कई अमीर परिवार अपनी किस्मत खो देते हैं जब उनकी बेटियां शादी करती हैं और उनके बेटे परिवार शुरू करते हैं। लेकिन अगर एक बेटा अपनी बहन से शादी कर ले तो ये प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। बदकिस्मती से कानून और नैतिकता इसकी इजाजत नहीं देते। खबर सुनकर ठंडे वैलेंटाइन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। क्या वो भगवान गॉड का सर्वेंट है या दानव, डीमन का? रायन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो सोच में हो। कोई हैरानी नहीं कि इतने सालों बाद भी शादीशुदा होने के बावजूद पॉन्स बेनेट अपना परिवार शुरू नहीं कर पाया। लिया ने हंसते हुए लुमियन का जायजा लिया। तुम्हें मडाम पुयोलिस और पाद्रे के अफेयर के बारे में पता था। तुम उस दिन हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे। लुमियन की मुस्कुराहट बेचैन थी, लेकिन उसका टोन पक्का था। इटर्नल ब्लेजिंग सन के आस्तिक बिलीवर के रूप में मैं ऐसे इंसान को कैथेड्रल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठंडे वैलेंटाइन का एक्सप्रेशन नरम पड़ गया और उसने मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। काश कॉर्डू में तुम्हारे जैसे और लोग होते। मेरे जैसे कुछ और लोग। लुमियन उसके जैसे लोगों से भरे हुए कॉर्डू के ख्याल से ही कांप गया। उसने बात जारी रखी,
उस बार मैंने पादरे को मदाम पुआलिस को वार्न करते हुए सुना था कि वो कुछ प्लान कर रहा है और इंक्विजिशन द्वारा टारगेट किया जा सकता है। उसने उसे सावधान रहने और चुप रहने के लिए कहा। रायन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्या उसने इसके बारे में कुछ और कहा? नहीं, लूमियन ने बात नहीं बनाई। वो इससे ज्यादा बोलने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो आज रात मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वो अभी तक एक बियॉन्डर भी नहीं था। विदेशियों की तिकड़ी को अलविदा कहने के बाद लूमियन ने रेड चेस्टनट फ्लावर्स और पॉपुलर लीव्स इकट्ठा करने में घंटों बिताए। जैसे ही सूरज अपने शिखर पर पहुंचा, लूमियन विलेज स्क्वायर पर पहुंचा और उस 2 मंजिला बिल्डिंग की तरफ गया जहां ऑफिशियल काम होता था। ज्यादातर गांव वाले पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, बेसब्री से स्प्रिंग एल्फ के सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जो कल होने वाले लेंटन सेलिब्रेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। भीड़ में से गुजरते हुए लूमियन ने रिमोंड, आवा और बाकियों को देखा। क्या आवा लिस्ट में है? उसने पूछा। आवा चुप रही, उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। रायमंड ने ना में सिर हिलाया। हमें नहीं पता। उसे होना ही चाहिए, गियोम बेरी ने बीच में कहा, जो अक्सर लूमियन और बाकियों का साथी था। गांव की कुंवारी औरतों में तुम्हारी बहन के अलावा वो सबसे खूबसूरत है। तुम्हारी बहन एज रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। वो गियोम जूनियर था जिसके बारे में लूमियन और बाकी लोग बात कर रहे थे। वो अक्सर उनके साथ घूमता था। गियोम के घुंघराले भूरे बाल और चेहरे पर प्रोमिनेंट फ्रेकल्स थे। उसकी नीली आंखें नैरो लग रही थीं क्योंकि वो काफी बड़ी नहीं थीं। आवा की कजिन अजीमा भी पास ही खड़ी थी। वो आवा जैसी ही दिख रही थी लेकिन छोटी और कम स्ट्राइकिंग थी। वो चुप रही, लेकिन लूमियन ने उसकी भी स्प्रिंग एल्फ चुने जाने की ख्वाहिश को महसूस किया। डारीज एरिया में स्प्रिंग एल्फ चुना जाना एक लालसापूर्ण सम्मान था, जिसने न केवल किसी व्यक्ति की खूबसूरती और चरित्र को पहचाना बल्कि छुपे हुए फायदों के साथ भी आया। गियोम जूनियर के शब्द सुनकर लूमियन मुस्कुरा दिया। अगर आवा लिस्ट में नहीं हुई तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आवा को वोट देता हूं जब एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ना खत्म करेगा। आवा शर्मा गई। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा स्प्रिंग एल्फ के लिए नॉमिनीज की लिस्ट पढ़ना खत्म करने के बाद गांव वालों के लिए एडिशनल कैंडिडेट्स का नाम चिल्लाना एक नॉर्मल प्रोसेस था। हालांकि बहुत कम लोगों में ऐसा करने की हिम्मत थी, लेकिन लूमियन ऐसी चीजों से शर्माने वाला नहीं था। उसे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। आवा वो होगी जो शर्मिंदा होगी, मैं नहीं। थोड़ी देर बाद एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट दूसरी मंजिल की खिड़की पर दिखाई दिया। पादरे से कहीं ज्यादा ठीक ठाक लग रहा था। उसके सफाई से कंघी किए हुए भूरे बाल, काली लाइंस वाली हल्की नीली आंखें, सीधी नाक, पतले होंठ और वेल ग्रूम्ड मूछें उसके स्टेटस को बता रही थीं, जो उसके डबल ब्रेस्टेड फ्लैनल कोट से उभर रहा था। बोलने से पहले उसने एक पल के लिए इकट्ठा हुए गांव वालों को नीचे देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, समय आ गया है। जो लोग लेट हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट, मैं स्प्रिंग एल्फ के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट पढ़ूंगा। एवा लिजिया। जैसे ही बियोस्ट ने लिस्ट पढ़ी, आवा ने राहत की सांस ली। हैरानी की बात नहीं थी, उसे 80% से ज्यादा वोट्स मिले। वोटिंग के बाद लूमियन ने घर जाने की जरूरत का बहाना बनाया और अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट किए बिना चला गया। घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी बहन से पूछा, क्या हमें कोई रिप्लाई मिला? अगर मिला होता तो टेलीग्राफर ने उसे डिलीवर कर दिया होता और फीस कलेक्ट कर ली होती। अभी नहीं, औरोर ने नामे सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने फिर कहा, हाल ही में अंडरकरेंट्स टर्बुलेंट रहे हैं। तुम कॉम्बैट प्रैक्टिस के दौरान अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। वैसे हम दोपहर में स्पार करेंगे। लूमियन दर्द से कराह उठा, पूरा शरीर दुख रहा था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक दर्द भरा एक्सप्रेशन बनाया और कहा, मुझे नहीं पता कि ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। और सिस्टर, क्या तुम मुझे मसाज दे सकती हो? तुम इसमें सबसे स्किल्ड हो। औरोर ने हाँ में सिर हिलाया। श्योर, मैं ये कर सकती हूँ। अपनी बहन के स्किल्ड हाथों के नीचे लूमियन का शरीर आखिरकार उस रात रिकवर होने लगा। सोने जाने से पहले लूमियन ने 3 रेड चेस्टनट फ्लावर्स और कुछ पाउडर्ड पॉपुलर लीव्स खिड़की के सामने टेबल पर एक बोतल में रख दिए। उसने लंबे समय तक बोतल को देखा। उसका दिल एंटिसिपेशन और नर्वसनेस के साथ धड़क रहा था और अंत में वो चादर के नीचे घुस गया। चैप्टर 27, 5 चेंजेस। जैसे ही लूमियन उस ग्रे कोहरे में जागा, उसकी पहली प्रतिक्रिया अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करने की नहीं थी। इसके बजाय वो झटके से उठ बैठा और खिड़की के पास वाली टेबल की तरफ देखा। वहां घने कोहरे से छनकर आ रही हल्की रोशनी में 3 रेड चेस्टनट फ्लावर्स और पॉपुलर के पत्तों के पाउडर की कांच की बोतल रखी थी।
उसने सच में सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स अंदर भेज दिए। लूमियन को बहुत राहत मिली। वो बिस्तर से उतरा और उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। ये देखकर उसे खुशी हुई कि उसकी गर्दन और पीठ का दर्द गायब हो चुका था। साथ ही वो सामान्य बेचैनी भी खत्म हो गई थी जो वो महसूस कर रहा था। जैसा मैंने उम्मीद की थी, मैं सपने में ठीक हूँ जब मैं रियलिटी में बेहतर हूँ, भले ही दोनों तरफ की चोटें बिल्कुल बराबर नहीं हैं। वो जल्दी से फुल लेंथ मिरर वाली अलमारी के पास गया, अपनी शर्ट उतारी और खुद की जांच की। 5 खूनी उंगलियों के निशान, चोटें और खून के थक्के सब गायब थे। इससे लूमियन को आश्चर्य हुआ कि क्या उस बियॉन्डर मॉन्स्टर को मारना एक सपने से ज्यादा और कुछ नहीं था। शुक्र है कि कपड़े के बैग में मौजूद वो क्रिम्सन ऑब्जेक्ट, थोड़े ज्यादा पैसे और उसके बिस्तर के पास रखी शॉटगन ने उसके एक्सपीरियंस की रियलिटी को कंफर्म कर दिया। लूमियन का दिल हल्का हो गया। क्रिम्सन आइटम वाले कपड़े के बैग और काफी सारे पैसों के साथ उसने बेडरूम छोड़ दिया और सीधे फर्स्ट फ्लोर पर गया। रेड वाइन की एक बॉटल और बियर का मग लेते हुए वो थोड़ी तुलसी के साथ वापस ऊपर गया। उसने ये पक्का किया कि वो अपने साथ एक मेजरिंग सिलेंडर और छोटा तराजू भी ले जाए जो उसकी बहन औरोर ने उसके लिए खरीदा था। जरूरी सामान से भरी डेस्क को देखकर लूमियन एक्साइटेड और नर्वस दोनों महसूस कर रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर होने के बाद अब बस पोशन तैयार करना बाकी था। पोशंस कोई पीने का शौक नहीं थे, वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक थे। जरा सी गलती से पीने वाले को मारने या मॉन्स्टर में बदलने में सक्षम थे। लूमियन ने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। उसके हाथ स्थिर थे जब उसने मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके बियर मग में 80 मिलीलीटर रेड वाइन डाली। इसके बाद उसने 10 ग्राम तुलसी, 5 ग्राम पॉपुलर के पत्तों का पाउडर और एक रेड चेस्टनट फ्लावर डाला। यह प्रोसेस बिना किसी घटना के आगे बढ़ी। मग में लाल लिक्विड में थोड़ा कचरा और एक तैरता हुआ फूल था, लेकिन इसके अलावा वो साधारण लग रहा था। अपनी साइड में क्रिम्सन सब्सटेंस वाले कपड़े के बैग के साथ लूमियन ने गौर से देखा जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बियर मग में फिसला। बिना किसी आवाज के वो गहरा लाल ब्लॉब तेजी से घुलता हुआ दिखाई दिया और इस प्रोसेस में उसने आसपास के लिक्विड को खींच लिया। बुलबुले फूटने लगे और पूरा मग गहरे लाल रंग में बदल गया। रेड चेस्टनट फ्लावर पूरी तरह से घुल चुका था। क्या यह हंटर पोशन है? लूमियन ने घूंट भरा और अपना बियर मग उठाया। वो सुपरनैचुरल पावर जिसे उसने इतने लंबे समय तक खोजा था, आखिरकार उसकी मुट्ठी में थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक गहरी सांस ली और जो आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया। मग को अपने होठों तक उठाते हुए उसने एक ही बार में पोशन पी लिया। खून की तीखी गंध उसके नथुनों में भर गई और उसे चीजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उसने मग नीचे रखा, एक जलता हुआ दर्द उसके शरीर में दौड़ गया, इतना तेज कि लूमियन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने आग का गोला निगल लिया है। लपटें उसके इसोफेगस, पेट, दिल, फेफड़ों, आंतों और ब्लड वेसल्स को एक साथ जलाती हुई लग रही थीं। उसी समय उसके गले से खून की एक तेज गंध उठी। लूमियन ने होश में रहने के लिए संघर्ष किया, लेडी की चेतावनी को याद करते हुए कि बेहोश होने का मतलब हार होगा। वो जानता था कि दांव बहुत ऊंचा था और अगर वो फेल हुआ तो नतीजा स्पष्ट था। उसका सिर चकरा गया जब उसने उसे नीचे किया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से उभरती हुई चमकदार लाल नसों को घूरते हुए। दर्द और जलन लहरों में आई, लेकिन वो जल्दी ही कम होने लगी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि ये खत्म हो गया है, एक रहस्यमयी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, जैसे कि वो अनंत दूर से और बिल्कुल उसके पास से एक साथ आ रही हो। वो आवाज उसके दिमाग को भेदने वाले स्टील के कांटों की तरह थी जो उसे जोर से हिला रही थी। अचानक वो मौत के करीब का अनुभव जिसका उसने पहले सामना किया था वापस आ गया और दर्द और जलन एक बार फिर भड़क उठी। लूमियन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसके मांस से बाहर निकलने के लिए पंजा मार रही हो। उसके चारों ओर का ग्रे कोहरा घना होता दिख रहा था। वो भयानक आवाज जिसने उसके कानों को भर दिया था धीरे धीरे दूर हो गई और उसके मांस और खून की तड़प एक भ्रम की तरह गायब हो गई। उस असहनीय दर्द, जलन और खून की धात्विक गंध के गायब होने के बाद लूमियन ठंडी हवा के लिए हाँफने लगा। जैसे ही उसने अपने शरीर पर दोबारा कंट्रोल पाया, वो झुक गया, हाथ अपने घुटनों पर रखे। भारी सांसें लेते हुए उसे सुपरनैचुरल पावर्स का पीछा करने के असली खतरों का एहसास हुआ, जैसा कि उसकी बहन ने उसे चेतावनी दी थी। महज एक सीक्वेंस 9 पोशन ने लगभग उसकी जान ले ली थी। बेशक ये पहले मैनेज करने लायक लग रहा था, खतरनाक लेकिन मैनेज करने लायक। लेकिन वो रहस्यमयी आवाज जो उसकी छाती पर बने सिंबल की वजह से आई थी, उसने उसे क्रिटिकल मोमेंट पर लगभग गिरा दिया था। उसकी हर सांस उसकी कुछ ताकत लौटाती हुई लग रही थी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रिकवर महसूस करने लगा। बैंग! लूमियन ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे जोर से घुमाया। हवा में इतनी ताकत से मारा कि एक सोनिक बूम पैदा हुआ। उसने पहले कभी ऐसी ताकत रखने की कल्पना नहीं की थी और इस एहसास ने उसे एक्साइटमेंट से भर दिया। अपने छोटे से बेडरूम में
उसने उस कॉम्बैट तकनीक की प्रैक्टिस की जो उसकी बहन ने उसे सिखाई थी। हर पंच एक करारी आवाज पैदा कर रहा था। बैंग, बैंग, बैंग। हल्ले के बावजूद लूमियन ने सटीकता और कंट्रोल के साथ मूव किया, सेट पूरा करते हुए किसी भी चीज को नहीं छुआ। उसे हैरानी हुई कि उसे न तो थकान महसूस हुई और न ही कमजोरी, बल्कि वो ऊर्जावान और जिंदा महसूस कर रहा था। उसने अपनी स्थिति का आकलन किया। औरोर के बराबर। ताकत, स्पीड, रिएक्शन या बॉडी कंट्रोल के मामले में वे सब बहुत बढ़ गए हैं। यह थोड़ा अमानवीय है। मेरे पास भालू की ताकत और बिल्ली की फुर्ती है। ये लगभग उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है। बिना पोषण के मैं अपनी जिंदगी में शायद कभी भी इस लेवल की पावर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इससे पहले कि वो अपना इंस्पेक्शन खत्म कर पाता, लूमियन को खून की गंध आई। उसका दिल डर से कस गया। सहज रूप से उसने हवा को सूंघा और महसूस किया कि वो खून के सोर्स का पता लगा सकता है। ये उसके शरीर से आ रहा था। लूमियन ने नीचे देखा और पाया कि उसके हाथ का पिछला हिस्सा खून के लाल धब्बों से ढका हुआ था। वो फिर से फुल बॉडी मिरर के पास आया और महसूस किया कि उसका चेहरा भी इसी तरह रंगा हुआ था। उसने थोड़ा खून पोंछा, लेकिन उसे किसी घाव का निशान नहीं मिला। एक पल सोचने के बाद लूमियन को एक एहसास हुआ। क्या पोषण की वजह से वो कैपिलरीज फट गईं जिनके बारे में औरोर ने बात की थी, और फिर पोषण अब्सॉर्ब करने के बाद वो जल्दी ठीक हो गईं? उसकी मौजूदा स्थिति के लिए केवल सुपरनैचुरल प्रभाव ही एकमात्र स्पष्टीकरण था। ये महसूस करते हुए कि वो घायल नहीं है, लूमियन ने मामले को एक तरफ धकेल दिया और अपनी सूंघने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें एक बड़ा बदलाव आया था। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके आसपास की गंध डीकम्पोज हो गई और अलग अलग रूपों में उसकी नाक में घुस गई। खून की गंध, अल्कोहल की बची हुई गंध, फूलों की खुशबू, धूल की गंध। लूमियन ने अपने आसपास की गंधों को एक एक करके पहचानना शुरू किया, यहाँ तक कि सबसे हल्की गंध भी उसकी तेज इंद्रियों से बच नहीं पाई। साथ ही उसने बेडरूम में अदृश्य पैरों के निशान और धूल के फैलाव को देखा, अपने खुद के दिल की धड़कन और घर के बाहर की हवा को सुना। दूसरा बदलाव यह है कि मेरी सेंसरी एबिलिटीज तेजी से बढ़ी हैं, जो आम इंसानों के मानकों को पार कर गई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मॉन्स्टर जिसका उसने सामना किया था, ट्रैकिंग में इतना माहिर था। लूमियन खुश था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सुधार ने उसकी डेली लाइफ में दखल नहीं दिया और केवल तभी दिखाई दिया जब उसने फोकस किया। इसने केवल एक कमजोर वर्जन का रूप लिया। एक्सपेरिमेंट और सेल्फ एग्जामिनेशन के जरिए लूमियन ने हंटर पोशन द्वारा लाए गए 2 अन्य बदलावों की खोज की। तीसरा बदलाव मुझे अपने वातावरण में कुछ खास पॉइंट्स का सटीक पता लगाने की अनुमति देता है, जैसे दीवार में कमजोर धब्बे, जिससे मैं जाल को ज्यादा कुशलता से सेट कर सकूं और अपने दुश्मनों को मार सकूं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मॉन्स्टर, ज्यादा प्रभावी ढंग से। चौथा बदलाव यह है कि मुझे जंगली पौधों और जानवरों के अंगों के बारे में ज्यादा जानकारी है, जिससे मैं जंगल में बेहतर तरीके से जीवित रह सकता हूं और घायल होने पर जल्दी से हेमोस्टैटिक दवा ढूंढ सकता हूं। मैं जरूरत पड़ने पर हथियारों पर लगाने के लिए जहर भी बना सकता हूं। जैसे ही उसने इन नई एबिलिटीज को कंफर्म किया, लूमियन को थोड़ी अजीबोगरीब फीलिंग आने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं वास्तव में उस शॉटगन मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहा। मौजूदा मैं पिछले मैं से बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो मौजूदा मैं से ज्यादा कमजोर नहीं था। लूमियन ने थोड़ी देर सोचा और 2 जरूरी पॉइंट्स का निष्कर्ष निकाला। एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे एनवायरनमेंट का फायदा उठाना मेरी ताकत को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। कुछ सोचने के बाद लूमियन ने मन ही मन जोड़ा, साथ ही मैं लापरवाह नहीं हो सकता और किसी भी समय अपना धैर्य नहीं खो सकता। वो खिड़की तक गया और फिर से सपनों के खंडहरों को देखा। दमन, डर और खतरे की एक बयान न की जा सकने वाली भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ओ, 5वां बदलाव एक तरह की इंट्यूशन स्ट्रेंथनिंग है। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया। वो वॉशरूम गया और अपने शरीर को साफ पानी से धोया। उसने ताजे कपड़े पहने और फिर बिस्तर पर लेट गया, पैसों को अपने पास रखकर। वो जल्द से जल्द रियलिटी में वापस जाना चाहता था, यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हंटर एबिलिटीज उसके साथ रहेंगी या वे कमजोर हो जाएंगी। डॉट 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 डॉट। रात के सन्नाटे में कॉर्डू अजीब रूप से खामोश था। बादलों ने क्रिम्सन चांद और तारों को ढक लिया था, जिससे अंधेरे का राज कायम था। लूमियन ने रात के नजारे का सर्वेक्षण किया और खुशी की एक जबरदस्त भावना महसूस की। वो अब असली दुनिया में एक बियॉन्डर था और उसकी शक्तियां सपनों की दुनिया की तुलना में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थीं। जैसे ही उसे एक एहसास हुआ, लूमियन ने अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी छाती की ओर देखा। कांटों की जंजीर जैसा दिखने वाला काला सिंबल धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। ये रियलिटी में भी दिखाई देता है, लूमियन बड़बड़ाया, थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए।
उसने देखा कि वो नीला काला सिंबल जो कांटों वाली जंजीर के ऊपर मंडरा रहा था केवल उसके सपनों में मौजूद था। अचानक लूमियन का दिल धड़कना भूल गया जब उसने पास के एल्म के पेड़ पर ऊपर देखा। वॉरलॉक का लेजेंडरी उल्लू एक शाखा पर बैठा था, उसे चुपचाप देख रहा था। चैप्टर 28 लॉज। उल्लू की भूरी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो डाली पर बैठकर लूमियन को घूर रहा था। लूमियन अब उतना डरा हुआ नहीं था जितना वो अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान था। वो चिल्लाया, क्या देख रहे हो? अगर हिम्मत है तो कुछ बोलो। लूमियन को उल्लू को उकसाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इससे उल्लू का असली मकसद सामने आ जाएगा। वो इस क्रिएचर के बारे में सोचकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो रात के अंधेरे में वहां छिपा था और उसे घूर रहा था। उसे हैरानी हुई कि उल्लू चुप रहा और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। कुछ तनाव भरे पलों के बाद उल्लू ने अपने पंख फैलाए और अंधेरे में उड़ गया। पागल! लूमियन ने एक निराश गाली दी, लेकिन उसने अपना गार्ड नीचे करने की हिम्मत नहीं की। लूमियन बाहर की गहरी परछाइयों की जांच करने पर फोकस्ड रहा, खतरे के किसी भी संकेत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि पिछली बार जब उल्लू दिखाई दिया था तो उसने नरोका का फिगर देखा था और अगले दिन उसकी मौत के बारे में पता चला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसने कुछ भी एबनॉर्मल नोटिस नहीं किया और राहत की सांस ली। उसने पर्दे खींचे और वापस बिस्तर पर लेट गया। गहरे अंधेरे में लूमियन ने अपनी आंखें खोली, अपने अगले कदम पर विचार करते हुए। मुझे आश्चर्य है कि ये उल्लू क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अजीब और रहस्यमयी एक्टिंग कर रहा है। ये कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, गांव के हालात को देखते हुए मुझे जल्द से जल्द औरोर के साथ निकलना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि यह ट्रायर तक हमारा पीछा कर सकता है। अगर मुझे कल कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम परसों सुबह कॉर्ड्यू छोड़ देंगे। अगर कोई जवाब आता है तो हम गांव के एंट्रेंस से खुलेआम कॉर्ड्यू छोड़ सकते हैं। अगर नहीं तो हमें काम चलाऊ व्यवस्था करनी होगी। परसों लेंट है और हर कोई परसों का दिन सेलिब्रेट कर रहा होगा, इसलिए हम ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और पास के मैडाम पुआलिस की टट्टू पोनी उधार ले सकती है और पास के अल्पाइन चरागाहों में कुछ समय बिता सकती है। हमें पहाड़ से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। जब समय आएगा हम पहाड़ छोड़ने के लिए एक खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ता खतरनाक है, बीच में कई टूटे हुए हिस्से हैं। यहाँ तक कि चरवाहे भी नहीं सोचते कि ये पास करने लायक है। हालांकि मेरी नई एबिलिटीज और औरोर की विचक्राफ्ट के साथ, जो उसे थोड़ी दूरी तक उड़ने की अनुमति देती है, उसे ये मुझसे ज्यादा आसान लगेगा। इस बात का अच्छा चांस है कि हम इन्वेस्टिगेटर्स को धोखा दे सकते हैं। हंटर बनने से उसे वो करने की अनुमति मिल गई थी जो पहले नामुमकिन था। इसने लूमियन को आत्मविश्वास की एक नई भावना दी, जिससे वो जल्दी से एक प्लान बनाने में सक्षम हो गया। उसका दिल ज्यादा पक्का हो गया और वो चैन से सोया। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह लूमियन जल्दी उठा और किचन में काम पर लग गया। उसके विचार इस बात पर गए कि वो कैसे एक बियॉन्डर बन गया है और कैसे वो अपनी बहन के साथ कॉर्ड्यू के एबनॉर्मल गांव को छोड़ने वाला था। लूमियन का मूड अच्छा हो गया और वो खुद को एक धुन गुनगुनाने के लिए भी उत्सुक पाया। जब औरोर नीचे आई तो टेबल पर पहले से ही कीमा नूडल्स के 2 कटोरे रखे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उठने ही वाली थी? उसने खुश होकर पूछा। मैंने नूडल्स पकाना तब शुरू किया जब मैंने वॉशरूम में मूवमेंट सुनी। लूमियन मुस्कुराया, मन ही मन नोट करते हुए तुम जागने के बाद हमेशा एक ग्रॉगी स्टेट में होती हो। तुम्हें इसका एहसास कैसे नहीं है? औरोर ने सिर हिलाया। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठी उसने कैजुअली पूछा, वो उल्लू आधी रात में फिर से उड़कर आया था? सही बात है। लूमियन जानता था कि उसकी बहन ने उसे खिड़की से बाहर देखते हुए पकड़ लिया था, इसलिए उल्लू का दिखना एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन था। नहीं तो उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करे। वो अभी औरोर को अपनी नई बियॉन्डर एबिलिटीज के बारे में बताने का रिस्क नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसे उससे डांट मिलेगी। हालांकि लूमियन ने अपनी बहन को सच्चाई जल्द ही बताने का प्लान बनाया था। वो नहीं चाहता था कि औरोर के मन में कोई ऐसा विचार आए जो उनके भागने में बाधा डाल सके। उसका प्लान था कि परसों जब वे कॉर्डू से भाग निकलेंगे तो वो अपनी बहन को इसके बारे में बताएगा, ताकि उसका ध्यान उसकी देखभाल करने से न भटके। तब तक उसके पास उसे डांटने का समय नहीं होगा। औरोर ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। कितना अजीब उल्लू है। वो अभी भी पक्षी के असली इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी, वो बस एक नजर डालने आया था। लूमियन ने अपने नूडल्स का आखिरी हिस्सा खाया, फिर अपनी बहन की ओर मुड़ा। अगर कोई जवाब आता है तो हम आज शाम कॉर्डू छोड़ देंगे और पहाड़ से नीचे जाने वाला आम रास्ता अपनाएंगे।
अगर नहीं तो कल सुबह मदाम पुआलिस से एक टट्टू उधार लेना और हम पास के अल्पाइन रेंज रॉन्च की ओर बढ़ेंगे। मैं एक पगडंडी जानता हूँ जो पहाड़ से नीचे जाती है और इन्वेस्टिगेटर्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। और अपने बालों से खेलते हुए गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई और बोली, श्योर, इस प्लान के सफल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। उसने अपनी जीभ चटखारे के साथ क्लिक की और कहा, मेरा बेवकूफ भाई बड़ा हो गया है। लूमियन अपनी बहन की तारीफ सुनकर अपनी खुशी रोक नहीं पाया। डॉट 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 डॉट। नाश्ते के बाद लूमियन ने यह देखने के लिए बहाना बनाया कि क्या आवा अपने स्प्रिंग एल्फ ब्लेसिंग्स टूर के साथ खत्म हो गई है। उसने अंडरग्राउंड बिल्डिंग छोड़ दी और सीधे ओल्ड डैश टैवर्न की ओर चल दिया। एक नए बने बियॉन्डर के रूप में लूमियन ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए उत्सुक था और उस लेडी ने उसके साथ कुछ शेयर करने का वादा किया था। टैवर्न से ज्यादा दूर नहीं, लूमियन ने एक पुराने परिचित को अपनी ओर आते देखा। ये पॉन्स बेनेट था, लोकल पादरे का छोटा भाई। वो अकेला है। लूमियन ये सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि कैसे पॉन्स और उसके गुंडों ने अतीत में उसका पीछा किया था। अभी अभी सुपरनैचुरल पावर्स हासिल करने के बाद वो अपनी नई सुपरनैचुरल पावर्स को टेस्ट करने के लिए पहले से ही उत्सुक था। हे, मेरे नाजायज बेटे, इलेजिटिमेट सन, लूमियन ने उसे ग्रीट किया। डैडी की परमिशन के बिना अकेले बाहर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूमियन को उम्मीद थी कि वो पॉन्स को उकसाएगा और उसे भागने देने के बजाय लड़ाई के लिए मजबूर करेगा। पॉन्स बेनेट ने आवाज की दिशा में देखा और उसे देखा। उस विलन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। वो भागने के लिए मुड़ा। धप धप धप। लूमियन ने अविश्वास में देखा जब पॉन्स दूर भागा और पास के चौराहे पर गायब हो गया। वो पक्का बहुत तेज भागा, काफी अलर्ट है। लूमियन ने चुपचाप आह भरी। वो बिना किसी शक के जानता था कि वो पॉन्स बेनेट को 1-on-1 लड़ाई में हरा सकता है, इससे पहले भी कि वो बियॉन्डर स्टेटस पर पहुंचता। लेकिन यह संभावना नहीं लग रही थी कि पॉन्स बेनेट के पास भी वही धारणा थी। उन दोनों में कभी ठीक से लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों को अपनी एबिलिटीज पर भरोसा था। इसलिए इसने उसे चौंका दिया जब पॉन्स बेनेट ने आज उसे देखते ही दौड़ लगा दी, जैसे कि उसका सामना किसी खून के प्यासे जानवर से हो गया हो। उसके लिए ये जानना नामुमकिन है कि मैं कल रात चुपके से बियॉन्डर बन गया। क्या वो इतना घना है कि उसने जानवरों वाली सहज बुद्धि इंस्टिंक्ट्स विकसित कर ली है और खतरे को सूंघ सकता है? लूमियन ने मन ही मन पॉन्स बेनेट की बुराई की। उसने पॉन्स बेनेट का पीछा करने से खुद को रोका, क्योंकि उसे उस पल पर पछतावा हुआ जब उसने उसे ग्रीट किया था। गांव में बहुत सारी गड़बड़ियां, एबरेशंस थीं और स्थिति खतरनाक थी। लूमियन जानता था कि जाने से पहले मुसीबत खड़ी करना ठीक नहीं है। अगर उसने पॉन्स बेनेट को पीटा होता तो पादरे और उसके गुंडे समय से पहले एक्शन में आ सकते थे, जिससे उसका और औरोर का भागना खतरे में पड़ सकता था। जब ऐसा होता तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। इसके अलावा पादरे का ग्रुप एक पहेली एनिग्मा था और पॉन्स बेनेट के बारे में कुछ गड़बड़ हो सकती थी। लूमियन को शक था कि अगर वो उसके साथ हाथापाई में उलझता तो उसकी बियॉन्डर पहचान उजागर हो जाती और ये भविष्य में मुसीबत का कारण बनता। बियॉन्डर बनने से मैं बहुत घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। मुझे खुद पर लगाम लगाने की जरूरत है। लूमियन ने ओल्ड टावन में एंटर करते हुए अपने व्यवहार पर विचार किया। उसका इरादा सीधे दूसरी मंजिल पर जाने का था, लेकिन उसकी नजर कोने में बैठी लेडी पर पड़ी। आज लेडी ने पर्ल ग्रे ड्रेस और हल्के रंग की बोनेट पहनी थी। लूमियन ने नोटिस किया कि उसके सामने कोई खाना नहीं था। क्या आपने नाश्ता कर लिया? उसने उसके सामने वाली सीट लेते हुए पूछा। लेडी ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी नहीं। मैं यहाँ किसी से मिल रही हूँ और मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूँ। उसका? मैं नहीं। लूमियन ने एरिया स्कैन किया, लेकिन सराय के मालिक के अलावा कोई और नहीं दिखा। उसने लेडी की ओर फिर से देखा और ईमानदारी से कहा, मैं एक हंटर बन गया हूँ। अब समय आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं और मुझे और कॉमन नॉलेज दें। लेडी बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए रिमार्क किया, लगता है तुम काफी अच्छी शेप में हो। उसने ऐसी आवाज में बात की जो लगभग दूसरी दुनिया की लग रही थी। तुम्हें अब जो मास्टर करने की जरूरत है वो है 2 लॉज और एक मेथड। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं? लूमियन ने अपने विचारों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। लेडी ने बोलना जारी रखा, ज्यादातर बियॉन्डर्स के लिए यह नॉलेज अविश्वसनीय रूप से कीमती है। वे इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। लेकिन तुम्हारे लिए किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है, इसलिए मैं ये तुम्हें मुफ्त में दूंगी। मुफ्त चीजें अक्सर सबसे भारी कीमत पर आती हैं। मैं कीमत कैसे चुकाऊंगा? लूमियन को अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ। जब से वो हंटर बना था, उसकी इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स में काफी सुधार हुआ था। वो लेडी की आंखों में एक अजीब बयां न की जा सकने वाली भावना को महसूस कर सकता था,
जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या थी। लेडी सीधी हो गई। सारी सुपरनैचुरल पावर्स ओल्डेस्ट वन यानी क्रिएटर से आती हैं। इटर्नल ब्लेजिंग सन के आस्तिक बिलीवर के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी आंखें सूरज बन गईं। हाँ, लूमियन ने इसके बारे में पादरे के उपदेश सरमन सुने थे। ये एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है, लेडी ने क्लैरिफाई किया। असल में ओल्डेस्ट वन ने इस दुनिया और कई देवताओं डीईटीज को बनाया। आखिरकार वो खुद बिखर गए और अलग अलग पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में बंट गए। तो इसलिए उन्हें डिवाइन रास्ते, पाथ्स ऑफ द डिवाइन कहा जाता है। लूमियन ने कड़ियों को जोड़ा। लेडी ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, हर पाथवे का सीक्वेंस 0 एक सच्चे भगवान ट्रू गॉड के बराबर है। उदाहरण के लिए बार्ड पाथवे का सीक्वेंस 0 द सन के रूप में जाना जाता है, जो कि इटर्नल ब्लेजिंग सन भी है जिसमें तुम विश्वास करते हो। लूमियन हैरान था और थोड़ा आशंकित, एप्रीहेंसिव भी। तो हर बियॉन्डर अंत में एक भगवान बन सकता है? अगर वो इटर्नल ब्लेजिंग सन का एक कट्टर आस्तिक होता तो उसने लेडी पर ईशनिंदा, ब्लास्फेमी का आरोप लगाया होता। लेकिन वो उस तरह का इंसान नहीं था। वो बस एक कैजुअल आस्तिक था जिसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने पूछा भी, हंटर पाथवे का सीक्वेंस 0 क्या है और मिस्ट्री प्रायर पाथवे के बारे में क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? ये रेड प्रीस्ट है और ये पोजीशन अभी खाली है, लेडी ने हंसते हुए जवाब दिया। जहां तक मिस्ट्री प्रायर पाथवे की बात है, सीक्वेंस 0 को द हर्मिट के रूप में जाना जाता है और उस पर अभी हिडन सेज नाम का एक ईविल गॉड का कब्जा है। उन्हें उसी पाथवे के बियॉन्डर्स को नॉलेज देना पसंद है, जिससे उन्हें नॉलेज परस्यूअर का निकनेम मिला है। तुम्हारी बहन की परेशानियां उन्हीं से पैदा हुई हैं। तो ऐसी बात है, लूमियन को हिडन सेज के प्रति नापसंदगी महसूस हुई। लेडी ने बातचीत को रिडायरेक्ट किया। चूंकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ओल्डेस्ट वन से आती हैं, वे गायब नहीं होंगी या बढ़ेंगी नहीं। वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में जाती हैं। इसे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का लॉ या कॉन्जर्वेशन का लॉ कहा जाता है। चैप्टर 29 मेथड। लूमियन ने अपने फिजिक्स के नॉलेज का इस्तेमाल किया और एक पल के लिए सोचा, इसे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों नहीं कहते? वो एक दूसरा लॉ है, लेकिन अभी डिटेल्स की चिंता मत करो। उस औरत ने सहमति में सिर हिलाया। मोटे तौर पर यह लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी जैसा ही है, लेकिन इसमें एडिशनल शर्तें और खास डिटेल्स हैं। ऐसा है क्या? लूमियन ने बोलने से पहले एक पल विचार किया। तो लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के हिसाब से अगर मुझे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करनी है, तो क्या मैं कोरिस्पॉन्डिंग मॉन्स्टर्स का शिकार करने के अलावा दूसरे बियॉन्डर्स को टारगेट कर सकता हूँ? चूंकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए एक बियॉन्डर की मौत का मतलब कोरिस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का सामने आना होगा। औरत के चेहरे पर कुछ इमोशंस दिखाई दिए। तुम बहुत समझदार हो। इसलिए ये लॉ ज्यादातर बियॉन्डर्स के जानने के लिए सही नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि बियॉन्डर्स एक दूसरे को मारेंगे और वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लूमियन को इसका बुरा नहीं लगा। इस लॉ के बिना भी इंसान अभी भी एक दूसरे को मारते हैं। असली दुनिया में बहुत सारा शक, बदमाशी और खून खराबा है। औरत ने दिलचस्पी के साथ जवाब दिया, लेकिन कम से कम अभी भी इंसानी रूह की कुछ गर्माहट और रोशनी बाकी है। लूमियन ने बोलने से पहले थोड़ी देर सोचा। इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ये लॉ बियॉन्डर्स के बीच एक आम सहमति बन जाना चाहिए। इस तरह कमजोर लोग पहले से तैयारी कर सकते हैं और उन लोगों का आसान शिकार नहीं बनेंगे जो ये जानते हैं। लेडी ने थोड़ा सिर हिलाया। यह बात कुछ हद तक सही है। असल में अगर बियॉन्डर्स के बीच लड़ाइयां अक्सर होती हैं, तो इसमें शामिल लोग शायद इसका पता लगा ही लेंगे। फिर उसने परिचय दिया। दूसरे लॉ को लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस कहा जाता है। कन्वर्जेंस। लूमियन समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो उनकी पिछली बातचीत से इसका मतलब नहीं निकाल पाया। औरत का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। इस दुनिया के क्रिएटर के रूप में भले ही ओल्डेस्ट वन अलग अलग पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में बट गए हों, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरह से स्टेज से हट गए हैं। उनका दिमाग अलग अलग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच बिखरा हुआ है और तब तक कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। ये दिमाग एक ब्रांड की तरह है, लेकिन उनमें ओल्डेस्ट वन को फिर से जोड़ने और जिंदा करने की फितरत है। दूसरे शब्दों में, बियॉन्डर बनने के बाद तुम्हारे दूसरे बियॉन्डर्स से मिलने की संभावना पहले से ज्यादा है। तुम दूसरे पाथवेज के बियॉन्डर्स की तुलना में उसी पाथवे या पड़ोसी पाथवेज के बियॉन्डर्स से ज्यादा मिलोगे। ये किस्मत का कन्वर्जेंस है। सीक्वेंस जितना ऊंचा होगा, ये सिचुएशन उतनी ही साफ होगी। लूमियन के पास कई सवाल थे, लेकिन उसने सबसे जरूरी सवाल से शुरू करने का फैसला किया। तो लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के साथ मिलाकर क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि कन्वर्जेंस से कत्लेआम होता है?
लेडी ने एक बार फिर मंजूरी वाला एक्सप्रेशन दिखाया। तुम ऐसे मामलों में बहुत समझदार हो। जब तुम्हारी सीक्वेंस कम होती है तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन डेमीगॉड स्टेज पर खासकर एंजल बनने के बाद तुम्हें कन्वर्जेंस के असर को कमजोर करने या उससे बचने का तरीका ढूंढना होगा। डेमीगॉड एंजल? लूमियन इन शब्दों को सुनकर हैरान और उत्सुक था, भले ही वो जानता था कि हर सीक्वेंस अंततः एक सच्चा भगवान बन सकता है। लेडी ने लापरवाही से समझाया, डेमीगॉड उन बियॉन्डर्स के लिए एक शब्द है जो सीक्वेंस 4 से सीक्वेंस 1 तक हैं, जिसका मतलब है आधा भगवान आधा इंसान। उनमें से सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 को संतों के रूप में जाना जाता है, जबकि सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 1 को एंजल्स कहा जाता है। उसके आगे और भी नाम हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी उन्हें न जानना ही बेहतर है। संत, एंजल्स। लूमियन ने अलग अलग धर्मों के संतों और स्वर्गदूतों के बारे में सोचा। वे असली थे? एक संत के अवशेष संतों की लाशें हैं। क्या वहां बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे छूट जाती हैं? लूमियन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तो हर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में ओल्डेस्ट वन का मेंटल इम्प्रिंट होता है, और सीक्वेंस जितनी ऊंची होगी उतना ज्यादा पीछे रह जाएगा। क्या पोषण पीने वाला इंसान दूसरे तरीकों से प्रभावित नहीं होगा? लेडी ने मुस्कुराहट के साथ पुष्टि की। हाँ, तुम्हें क्यों लगता है कि ये रास्ता खतरे और पागलपन से भरा है? कंट्रोल खोना उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से पोषण पीना इतना खतरनाक हो सकता है। खास तौर पर ये सुपरनैचुरल पावर्स और अपने खुद के दिमाग से कंट्रोल खोना और एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाना है। क्या कोई और वजह है? लूमियन ने जोर दिया। लेडी ने रूखेपन से हमी भरी। सबसे पहले मेंटल इम्प्रिंट की तीव्रता मुख्य रूप से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिकों के लेवल पर निर्भर करती है। मरने से पहले उनका जुनून और पागलपन भी इसमें योगदान देता है। दूसरा, गलत क्रम या तरीके से पोषण पीने से शरीर में बड़ा संघर्ष हो सकता है। तीसरा, कुछ अस्तित्व प्रभाव डालने के लिए पोषण के सेवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर बार जब मिस्ट्री प्रायर पाथवे का कोई व्यक्ति पोषण पीता है तो वे पैसिव रूप से हिडन सेज से नॉलेज हासिल करते हैं, उस आवाज की तरह जो मैंने हंटर पोषण पीने के बाद सुनी थी। लूमियन ने अपनी मुठभेड़ को सच्चाई से बताने से पहले एक पल के लिए विचार किया। वो किस एंटिटी का प्रभाव है? अगले ही पल उसने देखा कि सामने बैठी लेडी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। वो गंभीरता से बोली, कुछ अस्तित्व केवल उनके अस्तित्व को जानने से ही तुम्हें करप्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। बदकिस्मती से उस आवाज का मालिक एक ऐसा ही अस्तित्व है। अभी तुम्हारे लिए उनका सम्मानजनक नाम जानना सही नहीं है। लूमियन का दिमाग विचारों से दौड़ने लगा। इतना भयानक? एक सीक्वेंस 0 सच्चा भगवान। लेकिन इंटिस में ज्यादातर लोग और मैं इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के बारे में जानते हैं। उनमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या एक सच्चे भगवान और एक बुरे भगवान के बीच कोई अंतर हो सकता है? लेकिन उसने हिडन सेज का जिक्र किया, जो एक सीक्वेंस 0 भी है। क्या यह संभव है कि वो नहीं जानती कि ये कौन है और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अस्पष्ट शब्दों का उपयोग कर रही है? उसने टॉपिक छोड़ दिया, अपनी खुद की ताकत पर विचार करते हुए, और एक और दिलचस्प शब्द के बारे में पूछा। पड़ोसी पाथवे क्या है? औरत का एक्सप्रेशन सामान्य हो गया जब उसने समझाया। नॉर्मल हालातों में अगर तुम एक पाथवे चुनते हो और कॉरेस्पॉन्डिंग पोषण पीते हो तो तुम उस रास्ते पर एक समय में केवल एक कदम नीचे जा सकते हो। नहीं तो तुम निश्चित रूप से कंट्रोल खो दोगे, या कम से कम आधा कंट्रोल खो दोगे। हालांकि हमेशा अपवाद होते हैं। हर पाथवे में एक या एक से ज्यादा पड़ोसी पाथवेज होते हैं। तुम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कूद सकते हो, जैसे सीक्वेंस 4 जो इंसानों और डेमिगॉड्स के बीच बंटवारा करता है। हंटर का पड़ोसी पाथवे असैसिन है। असासिन? हंटर से ज्यादा कूल लगता है। लूमियन ने चिंता के साथ पूछा, मिस्ट्री प्रायर के पड़ोसी पाथवेज कौन से हैं? क्या पड़ोसी पाथवे पर कूदने के बाद कोई हिडन सेज से प्रभावित नहीं होगा? सावंत पाथवे। मौजूदा सीक्वेंस 0 गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी है, औरत ने शांति से जवाब दिया। कूदने के बाद कोई अभी भी हिडन सेज से प्रभावित होगा, लेकिन डिग्री काफी कम हो जाएगी। हालांकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी मौजूद रहेंगी जब तक कि कोई उन्हें बाहर निकालने का तरीका न खोज ले। कैसे? लूमियन ने हैरान होकर पूछा। सबसे आसान तरीका बच्चे पैदा करना है। मिस्टिसिज्म में कोरिस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चे में ट्रांसफर करने का हाई चांस है, औरत ने समझाया। वैकल्पिक रूप से तुम कुछ पाथवेज की स्पेशल एबिलिटीज का उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें एक निश्चित जोखिम है और तुम्हें काफी कीमत चुकानी होगी। लूमियन ने दूसरा सवाल पूछने से पहले सिर हिलाया। क्या मैं केवल एक खास सीक्वेंस पर स्विच कर सकता हूं? सीक्वेंस 4 तक पहुंचने और डेमिगॉड बनने के चांसेस कम थे। लेडी ने उसकी ओर देखा। सिद्धांत रूप में कम सीक्वेंस पर स्विच करना संभव है, लेकिन कंट्रोल खोने का जोखिम बहुत ज्यादा है। जब तक कोई और रास्ता ना हो, कोशिश न करना ही सबसे अच्छा है। औरत ने कहने से पहले थोड़ा विराम लिया।
मैंने 2 लॉ समझाना खत्म कर दिया है, अब मैं मेथड समझाऊंगी। ये मिस्टिकल दुनिया में नॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट टुकड़ों में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट? लूमियन ने सहज रूप से अपनी पीठ सीधी की, अब नॉर्मली फोकस्ड महसूस करते हुए। लेडी ने बोलना जारी रखा, इसे एक्टिंग मेथड कहा जाता है। ये पोषण को पचाने में तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। पोषण को पचाकर अगला सीक्वेंस पोषण पीते समय कंट्रोल खोने का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आज सीक्वेंस 9 पोषण नहीं पी सकता और कल सीक्वेंस 8 पोषण नहीं पी सकता। मुझे पिछले पोषण को पचाने के लिए एक्टिंग मेथड का उपयोग करना होगा। लूमियन को एक एहसास हुआ। उसने उसे बीच में नहीं रोका और उसके स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। याद रखना, ये डाइजेशन है, कंट्रोल नहीं। एक्टिंग मेथड क्या है? इसमें एक एक्टर की तरह सीक्वेंस के नाम के अनुसार एक्टिंग करना शामिल है। किसी के शरीर और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बचे हुए मेंटल इम्प्रिंट्स के बीच के अंतर को मिलाप करके कोई कोरेस्पॉन्डिंग पहचान हासिल कर सकता है। ये उन्हें उस बैरियर को बाईपास करने की अनुमति देता है जो मूल रूप से मौजूद था और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद के साथ फ्यूज कर देता है। तो क्या मुझे एक हंटर की तरह एक्ट करना होगा और हर दिन पहाड़ों में शिकार करना होगा? लूमियन ने ध्यान से पूछा। लूमियन एक स्टूडेंट की तरह चौकस लग रहा था। लेडी ने अपना सिर हिलाया। यह एक्टिंग का सबसे सतही रूप है। हमें न केवल सीक्वेंस के नाम के सतही अर्थ को समझना होगा, बल्कि हमें इसके गहरे अर्थ की भी जांच करनी होगी। उदाहरण के लिए, शहर भी एक जंगल है। हर कोई शिकार और शिकारी दोनों है। मैं इससे वाकिफ हूँ। लूमियन इस कॉन्सेप्ट से पहले से ही वाकिफ था, जिसे उसने एक आवारा के रूप में अपने दिनों के दौरान सीखा था। आप ये कैसे पक्का कर सकती हैं कि आपने पोषण पचा लिया है और अगले सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं? लूमियन ने उत्सुकता से पूछा। लेडी मुस्कुराई। जब पोषण सच में पच जाएगा तो तुम्हें यह महसूस होगा। ठीक है। लूमियन ने टॉपिक जारी नहीं रखा और उलझन में पूछा, अलग अलग सीक्वेंसेस के नाम किसने रखे? वो केवल एक्टिंग करके पोषण को कैसे पचा सकता था? लेडी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। शुरुआती सीक्वेंस डिविजन्स ओल्डेस्ट वन के बिखरने के अवशेषों से आए थे। ये मिस्टिकल नॉलेज से भरी एक पत्थर की स्लेट थी। चूंकि इसमें देवता बनने के राज शामिल हैं, इसलिए इसे ब्लास्फेमी स्लेट कहा जाता है। प्राचीन काल में दूसरे इपोक के अंत और पूरे तीसरे इपोक के दौरान ओल्डेस्ट वन के करीब एक शक्तिशाली देवता दिखाई दिए। उन्हें एंशिएंट सन गॉड कहा जाता था। उनके नष्ट होने के बाद उनके अवशेषों से एक दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट पैदा हुई। सभी मौजूदा सीक्वेंस के नाम और पोषण फॉर्मूला वहीं से आए। ये वो दूसरे और तीसरे इपोक का इतिहास नहीं है जो मैंने सीखा है, लूमियन ने मन ही मन बड़बड़ाया। लेडी ने बोलना जारी रखा। जब एम्परर रोसल जिंदा थे तो उन्होंने टैरो कार्ड्स के आधार पर कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी का एक सेट बनाने के लिए दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट का संदर्भ के रूप में उपयोग किया था। कुल 22 कार्ड्स हैं और हर कार्ड डिवाइन के एक पाथवे को दर्शाता है। लूमियन हैरान था। एम्परर रोसल भी एक बियॉन्डर हैं? एक साधारण इंटीजन के रूप में एम्परर रोसल के लिए प्रशंसा की एक निश्चित मात्रा महसूस न करना उसके लिए मुश्किल था। औरत हंसी। और क्या? लूमियन ने पूछा, क्या वो ताकतवर थे? लगभग एक देवता, लेडी ने संक्षेप में कहा। इतना अद्भुत? लूमियन दंग रह गया, लेकिन उसे लगा कि ये बिल्कुल सही है। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, तो क्या एम्परर रोसल द्वारा छोड़ी गई डायरी बहुत कीमती नहीं होगी? लेडी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन अजीब लेखों को समझ सकते हैं। लूमियन गहरी सोच में पड़ गया। और के पास एम्परर रोसल की डायरी के ट्रांसक्रिप्ट्स का कलेक्शन लगता है। वो उन्हें समझने में सक्षम लगती है। क्या ये हो सकता है कि उसकी ताकत का एक हिस्सा वहां से आता है? चैप्टर 30 लेंट बिगिंस। उस औरत ने अपना सर घुमाया और ओल्ड डैश टैवन की विंडो से बाहर देखा। अब टाइम आ गया है। मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देकर इसे खत्म करूंगी। लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के आधार पर हम जानते हैं कि ह्यूमंस और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होकर बियॉन्डर्स बनते हैं। उसी तरह क्रिएचर्स और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर बियॉन्डर क्रिएचर्स बनते हैं। लेकिन उन आइटम्स का क्या जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंबाइन होते हैं? उसने पूछा, लूमियन को जवाब देने का मौका दिए बिना। उन्हें मिस्टिकल आइटम्स कहा जाता है क्योंकि आइटम्स के पास विल, स्पिरिट और सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जब वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फ्यूज होते हैं तो वो न सिर्फ स्पेशल एबिलिटीज दिखाते हैं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाते हैं। अलग अलग चर्चेज उन्हें सील करती हैं और जरूरत पड़ने पर सुटेबल मेथड्स यूज करके उन्हें एक्टिवेट करती हैं। इसलिए मिस्टिकल आइटम्स को सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी कहा जाता है। जो मिस्टिकल आइटम्स अलग अलग चर्चेस द्वारा सील किए गए हैं उनके अपने सीरियल नंबर्स होते हैं और वो 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड होते हैं, 3, 2, 1 और 0।
प्रीफिक्स नंबर जितना छोटा होगा, डेंजर उतना ज़्यादा होगा। उनमें से लेवल 1 और 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की गिनती लिमिटेड है और वो बेहद डेंजरस होते हैं। सीरियल नंबर्स अलग अलग चर्चेस के लिए कॉमन हैं और रिपीट नहीं होंगे। लुमियन बुदबुदाया, लेवल 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स। लुमियन को गहरा इंप्रेशन था कि सीक्वेंस 0 एक ट्रू गॉड के बराबर है। इसने उसे एक सर्टेन कनेक्शन बनाने पर मजबूर किया और उसने पूछा, क्या ये सील्ड आर्टिफैक्ट्स गिरे हुए देवता या खत्म किए गए इविल गॉड से बने हैं? उसने नोटिस किया था कि सीक्वेंस 0S के साथ 22 पाथवेज थे, लेकिन देवताओं की गिनती क्लियरली मैच नहीं कर रही थी। हालांकि लुमियन ने यह भी माना कि इविल गॉड्स और सीक्रेट एग्जिस्टेंस के बारे में उसकी समझ की कमी इस कंफ्यूजन की वजह हो सकती है। सारे नहीं, उस लेडी ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। उनमें से ज्यादातर एंजल्स के लेवल पर हैं। सिर्फ एक छोटी संख्या के पास गॉड्स को मारने की एबिलिटी है। लुमियन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं दूसरे लोगों के हाथों में आइटम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। उस औरत ने ऐड किया, तुम सील्ड आर्टिफैक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फ्यूचर में तुम्हारा सामना सील्ड आर्टिफैक्ट से जरूर होगा। ओह, और मिस्टिसिज्म की फील्ड में आइटम्स की एक और कैटेगरी है जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहा जाता है। वो कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस के बियॉन्डर्स द्वारा बनाए जाते हैं, अपनी एबिलिटीज, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड या देवताओं की मदद से। उनमें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन उनमें एक सर्टेन लेवल के सुपरनैचुरल इफेक्ट्स होते हैं। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चार्म्स, लोशंस और दूसरे आइटम सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। कंपैरिजन में बियॉन्डर वेपन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और सालों तक यूज किए जा सकते हैं। एक हंटर के तौर पर सीक्वेंस 7 से पहले तुम्हारे पास स्पिरिट बॉडी घोस्ट टाइप क्रिएचर से डील करने की एबिलिटी की कमी है। अगर तुम्हें फ्यूचर में चांस मिले तो कोरिस्पॉन्डिंग सील्ड आर्टिफैक्ट्स या बियॉन्डर आइटम्स हासिल करने के बारे में सोचना। लुमियन ने ध्यान से सुना और पूछा, द स्पिरिट वर्ल्ड? उसने ये टर्म हिडन वेल में देखा था, लेकिन वहां सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। उस औरत ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, एक मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, रियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड। बाकी इन तीनों में से किसी एक से जुड़कर बनते हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड। मुझे रियल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे पहले से ही अच्छी तरह जानते हो। स्पिरिट वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिट्स रहते हैं और रियलिटी के कई कॉन्सेप्ट्स वहां एग्जिस्ट नहीं करते। तुम फ्यूचर में इसे धीरे धीरे समझोगे। जहां तक एस्ट्रल वर्ल्ड की बात है, ओरिजिनली ये गॉड्स की दुनिया को रेफर करता था, लेकिन अब पूरे कॉस्मॉस को उस डेफिनेशन में शामिल करने की जरूरत है। लुमियन बस कैजुअली पूछ रहा था, लेकिन प्रीलिमिनरी आंसर मिलने के बाद वो तुरंत पिछले टॉपिक पर वापस आ गया। क्या एक हंटर बियॉन्डर आइटम्स क्रिएट कर सकता है? उसने पूछा, ये सोचते हुए कि वॉरलॉक शायद ऐसा कर सकते हैं। उस लेडी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हंटर्स अपने खुद के सीक्वेंस पर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस हो गई है, वो रिचुअलिस्टिक मैजिक सीख सकते हैं और किसी देवता या हिडन एग्जिस्टेंस से प्रे कर सकते हैं। वो चार्म्स, वेपन्स और दूसरे बियॉन्डर आइटम्स क्रिएट करने के लिए उनके रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि ज्यादातर हिडन एग्जिस्टेंस बहुत डेंजरस हैं। बेस्ट यही है कि उनसे प्रे करने की कोशिश ना की जाए, वरना मौत सबसे बेस्ट आउटकम होगी। और 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स बेसिकली तुम्हें तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जब तक तुम कोरिस्पॉन्डिंग चर्च ज्वाइन करके एक ऑफिशियल बियॉन्डर नहीं बन जाते। दूसरे शब्दों में, एक हंटर के लिए बियॉन्डर आइटम क्रिएट करना इम्पॉसिबल है? लुमियन ने पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हुए। उस लेडी ने स्माइल किया और कहा, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तुम पॉइजन्स वेपन्स क्रिएट करने के लिए सर्टेन बियॉन्डर क्रिएचर्स के खून और सलाइवा का यूज कर सकते हो। एक सेंस में इसे बियॉन्डर आइटम माना जा सकता है। दूसरी तरफ, जब तुम ड्रीम का सीक्रेट अनलॉक कर लोगे, मैं तुम्हें एक ग्रेट एग्जिस्टेंस का ऑनरिफिक नेम बताऊंगी। तुम उनसे प्रे कर सकते हो। लुमियन शॉक्ड और सस्पिशियस था। ये पहली बार था जब उसने ग्रेट शब्द का यूज एक एडजेक्टिव के तौर पे किया था। उसने कभी उसे इटर्नल ब्लेजिंग सन या हिडन सेज को डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज करते हुए नहीं सुना था। ये ग्रेट एग्जिस्टेंस कौन हो सकती है? क्या उनसे प्रे करना सेफ था? जितना ज्यादा वो मिस्टिसिज्म के बारे में सीख रहा था, उसे उतना ही रियलाइज हो रहा था कि वो कितना कम जानता है। लुमियन ने उसके जवाब को मान लिया और पूछा, हंटर्स के लिए कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस 8 और 7 क्या हैं? औरत ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, हंटर पाथवे का सीक्वेंस 8 प्रोवोकर कहलाता है और सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, उसने खड़े होकर और सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए कहा। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और अपने कंधे के ऊपर से बोली, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गई। याद रखना, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। बस एक्टिंग? लुमियन ने उसके शब्दों पर गौर किया और थॉटफुली पूछा, क्या होगा अगर तुम रोल को सीरियसली ले लो? तुम अपने जैसे कम और कम होते जाओगे जब तक कि एक दिन
वो औरत मुस्कुराई और मुड़ने से पहले अपना मुंह बंद कर लिया, सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी और गायब हो गई। उसने फिर से अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया। लुमियन ने चुपचाप बुदबुदाया। उसे सेंस हुआ कि ये भूल जाना कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। लुमियन ओल्ड टैवर्न के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा, उस जनरल नॉलेज को रिव्यू करते हुए जो उस औरत ने अभी उसे सिखाया था, ताकि वो कुछ भूल न जाए। जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतना ही उसे दो लॉज और एक मेथड की इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ। वो मिस्टिसिज्म के मेन फ्रेमवर्क की तरह है, बाकी सब कुछ उन्हीं से डिराइव हुआ है। मुझे वंडर है कि क्या औरोर जानती है। कॉर्डू लीव करने के बाद मैं औरोर के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ओ, मुझे वंडर है कि क्या वो लेडी मुझे औरोर को ये सब डायरेक्टली इन्फॉर्म करने की परमिशन देगी। डॉट 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 डॉट। जैसे ही लुमियन ओल्ड टैवर्न से निकला, उसने पीछे देखा और खुद से बुदबुदाया, उन 3 फॉरेनर्स ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। आज वैसे भी लेंट आज है। वो विलेज स्क्वायर की तरफ जाते हुए पॉन्डर करता रहा। पूछने के बाद कि क्या कोई रिप्लाई आया है, उसने आवा, रेमंड और दूसरों को अप्रोच करते हुए देखा। आवा ने एक लंबी व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जिसके सिर पर ब्रांचेस और फूलों से बना एक राउंड हेडड्रेस था और उसके गले में एक बड़ा सा नेकलेस लटक रहा था। ब्राउन ब्रांचेस और हरी पत्तियां उसकी पीठ, आर्म्स, कमर और पैरों को सजा रही थी, जिससे वो फॉरेस्ट की किसी फेरी जैसी लग रही थी। वो लेंट की मेन कैरेक्टर थी, द स्प्रिंग एल्फ। रेमंड और दूसरे लड़कों ने आवा को घेर लिया। सबने ट्री ब्रांचेस से बनी बास्केट्स पकड़ी हुई थीं जो घास, मिट्टी, पत्थर, पत्तियां और दूसरे आइटम से भरी थीं। लुमियन, ब्लेसिंग टूर शुरू होने वाला है, आवा चिल्लाई जब उसकी एक्वा ब्लू आंखों ने उसे देखा। उसका चेहरा खुशी से भरा था। रेमंड और दूसरे भी खुश लग रहे थे। कम ऑन, चलो चलकर कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं। चूंकि नॉवेल वीकली ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था, लुमियन के पास फिलहाल करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने प्रोसेशन ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। यंग लड़के जोर जोर से गाने लगे जैसे ही उन्होंने आवा को घेरा और स्क्वायर से बाहर निकले। करीब 10 मीटर के बाद वो पहली बिल्डिंग के सामने रुके। लुमियन दरवाजे तक गया और उस पे जोर से खटखटाया। स्प्रिंग एल्फ यहाँ है। दरवाजा चू चू करके खुला और नजेली उनके सामने दिखाई दी। वो गांव में फैमिली की दूसरी फीमेल हेड थी, अपने फोर्टिस में, जिसके नाम के आगे माँ प्रीफिक्स लगता था। उसके काले बाल बंधे हुए थे और उसकी नीली आंखें मुस्कुरा रही थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, आवा ने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपनी बाहें फैलाईं और गाना शुरू किया। मैं स्प्रिंग की एल्फ हूँ, एक प्यारे चेहरे और जॉयफुल रिंग के साथ, हर चीज के लिए खुशियां लाती हूँ, इस सीजन में जो इतना चार्मिंग है। आओ और गाओ, आओ और डांस करो। चलो चांस के इस टाइम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही एक रास्ता है लैंड को ब्लेस करने और इसे बनाए रखने का। गाने के बाद आवा ने रेमंड की बास्केट से मिट्टी का एक ढेर लिया और उसे नजेली को पकड़ा दिया। थैंक यू स्प्रिंग एल्फ, नजेली ने कहा, इसे स्माइल के साथ लेते हुए और आवा को कपड़े का एक टुकड़ा देते हुए। बम्पर हार्वेस्ट, बम्पर हार्वेस्ट, लुमियन और दूसरे लड़कों ने एक साथ जवाब दिया। ये एक ब्लेसिंग रिचुअल था। स्प्रिंग एल्फ गाना गाती थी और गांव वालों को इस साल बम्पर हार्वेस्ट के साथ ब्लेस करने के लिए मिट्टी, घास, पत्थर और दूसरी नेचुरल चीजें देती थीं। गांव वालों को कंट्रीब्यूशन के तौर पर कुछ वापस देना होता था, वरना ब्लेसिंग एक कर्ज बन जाएगी। रेमंड के कपड़ा लेने के बाद आवा ने एंथुसियास्टिकली दूसरा गाना गाया। तभी उन्होंने नजेली को फेयरवेल कहा और अगले घर की तरफ बढ़े। ब्लेसिंग टूर के दौरान मिले डेडिकेशंस का एक हिस्सा वाटरसाइड रिचुअल में नदी में फेंक दिया जाएगा और बाकी फाइनल रिचुअल में रखा जाएगा। जब लेंट खत्म हो जाएगा, वो लड़की जो स्प्रिंग एल्फ का एम्बॉडीमेंट थी, उसे कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाने का हक था। ये एक अच्छा खासा गेन था। अगर कॉर्डू ने इस साल सच में बम्पर हार्वेस्ट एक्सपीरियंस किया, तो आवा स्प्रिंग एल्फ के एम्बॉडीमेंट के तौर पर माना जाएगा कि उसे एल्फ्स का प्यार और स्प्रिंग की ब्लेसिंग्स मिली हैं। जो कोई भी उससे शादी करेगा, उसके पास हर वक्त बम्पर हार्वेस्ट होंगे। इस केस में उसके पास किसी अच्छे फैमिली के इंसान से शादी करने का चांस था। ब्लेसिंग प्रोसेशन गाते हुए लुमियन के घर तक गई, जहां औरोर ने दरवाजा खोला। वो लाइट कलर्ड प्लीटेड ड्रेस में चेंज हो गई थी, जिसका कॉलर स्ट्रेट था और उसने अपने ब्लॉन्ड बालों का बन बना रखा था। आवा चलकर पास गई और वही गाना फिर से गाया। मैं स्प्रिंग की एल्फ हूँ। औरोर ने स्माइल के साथ सुना और आवा को एनिमल लार्ड का एक छोटा पॉटरी जार पकड़ा दिया। थैंक यू स्प्रिंग एल्फ। लुमियन ने एनिमल लार्ड के जार पर नजर डाली और फील किया कि उसकी बहन कुछ ज्यादा ही जेनरस थी। उनके पास उनके घर के पीछे एक छोटे से वेजिटेबल फील्ड के अलावा कोई फार्मलैंड नहीं था और उन्हें हार्वेस्ट के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी।